तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। आज हम बात करेंगे बेसिकली बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के सेकंड सेमेस्टर के बायो फर्टिलाइजर एंड वर्मी कंपोस्टिंग के यूनिट 2 का, जिसमें हम बात करेंगे वेरियस मैकेनिज्म्स की, वेरियस यूनिट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन की, मैकेनिज्म्स इन द प्रोसेसेस की। इसमें हमारे जो प्लांट्स है वो बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन को यूज़ करके डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए पार्टिकल्स और उनकी मदद से कैसे अपने आप को रीजनरेट करते हैं और तो और अपने आप को कैसे फर्टिलाइज करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं नाइट्रोजन क्या है। नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। हमें पता है कि नाइट्रोजन एक गैस होती है जो कि बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में 78% तक होती है, जो कि बेसिकली इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ अमीनो एसिड, जो कि प्रोटीन्स का एक अमीनो एसिड्स का मेजर पार्ट है। विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि एक के बढ़कर एक के बढ़कर एक जब जॉइन होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स की। न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए की बोल सकते हैं, आरएनए बोल सकते हैं, जो कि जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करने में मदद करता है। हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 78% नाइट्रोजन गैस होती है, जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है वो मॉलिक्यूलर डाई नाइट्रोजन यानी कि N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कभी भी सिंगल नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, हमेशा N2 यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होगी। रिलेटिवली नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल, जो कि बहुत ही नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि बेसिकली वहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि बेसिकली एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर नहीं मिलती, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। हम सबको एक्सटर्नल एनर्जी डालनी पड़ती है सो दैट कि हम उसे ब्रेक कर सकें। इसलिए प्लांट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फूड होते हैं, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन पॉइजनिंग की वजह से प्लांट डाई भी हो सकते हैं। जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें नाइट्रोजन जो होते हैं वो बैक्टीरिया या फिर फंगस की मदद से क्या करते हैं, यीस्ट की मदद से उस नाइट्रोजन का अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रिफिकेशन की मदद से या फिर अमोनिफिकेशन की मदद से नाइट्रोजन फिक्सेशन डिफरेंट प्रोसेसेस आर देयर टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर डाइनाइट्रोजन इनटू दैट अमोनिया। A relatively non-reactive molecule that is metabolically useless, जो डाइनाइट्रोजन होती है N2, that is metabolically useless as it can't be utilized directly by the plants and animals, जो कि बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स के लिए डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होती है, उसे कहीं ना कहीं दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है सो दैट कि वो इजीली यूटिलाइजेबल हो सके और तो और अपने प्लांट्स के लिए यूज हो सके। The living organism, especially bacteria, convert नाइट्रोजन गैस होता है एटमॉस्फेयर और एयर इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिकली बैक्टीरिया की मदद से जो नाइट्रोजन गैस होते हैं उसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें कंपाउंड्स बन जाते हैं नाइट्रोजन के, जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, जो कि ट्रीट करते हैं प्लांट्स, ट्रीट करते हैं उसे अपने यूटिलाइजेशन के लिए। Process of converting atmospheric nitrogen into ammonia or related nitrogenous compound in soil which plant require is known as nitrogen fixation. ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में यानी कि NO2, N2 इन सब में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब N2, और उसे अमोनिया में या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ NO2, NO3 इन सब कंपाउंड्स में N2O इन सब कंपाउंड्स में यूटिलाइज होने के लिए या फिर कन्वर्ट होने के लिए जिस प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करके उसके एटमॉस्फेरिक फॉर्म को डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करना सो दैट दे कैन बी इजीली यूटिलाइजेबल एज वेल एज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, so that they can perform their mechanisms in the processes by the standard temperature and pressure mechanisms. नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एसेंशियल टू लाइफ। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है वो एसेंशियल होती है लाइफ के लिए, क्योंकि बेसिकली ये करती है इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स को क्या करती है, बायोसिंथेसिस में हेल्प करती है। Nitrogen fixes inorganic nitrogen compounds are required for the biosynthesis of all nitrogen containing organic compounds such as amino acids, proteins, nucleoside triphosphates and nucleic acids. ये बेसिकली क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो होती है, इनऑर्गेनिक मतलब कि वो बेसिकली ऑर्गेनिक नहीं होती है, वो या तो डाइनाइट्रोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है या फिर NH4 अमोनिया के फॉर्म में प्रेजेंट होती है या फिर वो like different type of NO2 and 2 these are the inorganic compounds that can't be utilized. ऑर्गेनिक हम उन्हें बोलते हैं जो कार्बन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, कार्बन की रिलेटिव रिलेटिव क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है या फिर कंपोजिशन में प्रेजेंट होती है बेसिकली। बट अगर हम क्या करें उस इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स को क्या करें, हम बायोसिंथेसिस के लिए यूज करें टू इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करें सच एज अमीनो एसिड, जो कि वो होते हैं जैसे प्रोटीन्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, प्रोटीन्स में कन्वर्ट करें। अमीनो एसिड्स मतलब अमीनो एसिड्स, जो कि सी जो मीथेन का डेरिवेटिव होता है, जो कि बेसिकली COOH सी वो NH2H और एक एल्काइल ग्रुप में प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूक्लियोसाइड होता है, ट्राइफॉस्फेट होता है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। न्यूक्लियोसाइड मतलब शुगर बेस, ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट होते हैं, तो इनके अंदर कार्बन भी होते हैं, नाइट्रोजन भी होते हैं। कार्बन अगर आ गया, कार्बन में हाइड्रोजन आ गए तो वो हमारी क्या होती है, ऑर्गेनिक फॉर्म होती है। एंड न्यूक्लिक एसिड्स लाइक DNA, RNA, thus they can be easily classified into nucleic acid. DNA मतलब deoxyribonucleic nucleic acid and RNA मतलब राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आप इस टेबल में देख सकते हैं, इट इज गिवन दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब कन्वर्ट होती है डाइनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया के साथ कन्वर्ट होती है
ठीक है। ये देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यहाँ लेफ्ट साइड से देखना इस एरो को। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब लेफ्ट साइड में गई, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने क्या किया, उसे लेज्यूम रूट नोड्यूल्स यानी कि लेज्यूम जो लेज्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, रूट्स के साथ एसोसिएशन बनाता है, और उसके साथ हम क्या करते हैं, उसे उसे हम राइजोबैक्टीरिया बोलते हैं। राइजोबैक्टीरिया, राइजो मतलब रूट्स और बैक्टीरिया मतलब जो रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि रूट नोड्यूल्स यानी कि रूट को अफेक्ट करके रूट के अंदर इन्फेक्शन थ्रेड, यानी कि रूट के अंदर आप समझ लो कि रूट है, उसके अंदर ना वो ना उसे फूल आ देता है, और फूलने की वजह से क्या होती है कि वो जो प्लांट होता है ना, वो उसकी जो रूट्स होती है वो फूलने की वजह से उसके अंदर बैक्टीरिया आराम से बैठ जाता है जाके, तो वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन थ्रेड्स फॉर्म करता है, यानी कि रूट के टिप पे प्रेजेंट होता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, और उसके बाद वो उसके रूट नोड्यूल्स के अंदर से एक इन्फेक्शन यानी कि धागा बनाता है, और उस धागे के अंदर से वो चुपचाप चले जाता है और उसे फुला देता है। हम आगे डिस्कस करेंगे इसे, ठीक है। तो रूट नोड्यूल्स फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो रैबिट है वो इसे डिकम्पोज करने का काम करेगा। जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे, जो डेड प्लांट्स होंगे, वो उसे खा के उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और इसे प्लांट को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके डिकम्पोजर्स उसको और डिकम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर हर्ब्स, एनारोबिक बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब होती है, जो कि बेसिकली इसे डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करके उसके न्यूट्रिएंट्स को, उसके सिंपलर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करके उसे यूटिलाइज करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद प्लांट की ये अगर हम बात करें इसकी, कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हुई यानी कि NO2 को हमने क्या किया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन NO2 सॉरी N2, उसे बेसिकली क्या करा, नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया के साथ प्रेजेंट किया, यानी कि सॉइल नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना। देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन और प्रोसेस को बताया जा रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि हमारी जो बॉडी है वो सेवरल प्रोसेस से अंडरगो करती है। हमारी मतलब जैसे प्लांट की बॉडी है वो सेवरल प्रोसेस से अंडरगो करती है, जिसकी वजह से बेसिकली या तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ लेजुमिनस रूट्स में इंटरेक्ट करेगी, या फिर वो नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया में इंटरेक्ट करेगी, जो कि एमोनिफिकेशन कोज करेगा, जो कि N2 को NH4 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। NH4 में कन्वर्ट करके क्या होता है, हम इसका प्रोसेस जानते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें ना एक लाइक वो होता है, एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज के पास क्या होता है, दो मेटाबॉलिक साइट्स होती हैं ऐसे, दो मेटाबॉलिक साइट्स होती है ऐसे, तो क्या करते हैं, फिर ऐसे कह सकते हो, तो क्या करते हैं कि ना वो ना उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, वो नाइट्रोजन क्या करता है, ऐसे साइड पे हाइड्रोजन को एक्यूमुलेट करता है, तो हाइड्रोजन को एक्यूमुलेट करके ना वो क्या करता है, दो नाइट्रोजन होते हैं, तो वो दो नाइट्रोजन को मतलब दो हाइड्रोजन को क्या करता है, अपने साथ बैलेंस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर चार साइट होने, दो साइड होने की वजह से, दो साइड होते हैं ना, एक ऐसे एक ऐसे, एक साइड पे दो हाइड्रोजन बाइंड कर सकते हैं, तो एक पूरा नाइट्रोजन उस पर दो साइड्स होती हैं, तो दो हाइड्रोजन आ जाते हैं दोनों तरफ, यानी कि चार हाइड्रोजन आ जाते हैं, तो उससे अमोनिया फॉर्मेशन हो जाती है, फिर वो निकल जाता है, फिर एंजाइम अपनी प्रॉपर स्टेट में आ जाता है, फिर वो वापस हाइड्रोजन को गेन करता है, फिर नया NH4 को रिलीज करता है, फिर वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ऐसे ही मैकेनिज्म चलता रहता है, जो कि NH4 पॉजिटिव बनाते हैं। उसके बाद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रिफिकेशन करके, याद रखना अगर एमोनिफिकेशन है, नाम में क्या आ रहा है, एमोनिया, मतलब कि एमोनियम बनेगा, N2 से एमोनियम बनेगा, सब कुछ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से बनेगा, N2 से अमोनियम बनेगा। फिर अमोनियम की अगर हम नाइट्रिफिकेशन करते हैं, यानी कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर, उससे क्या करेंगे, हम नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन करेंगे, जिसे हम NO2 नेगेटिव बोलते हैं। फिर वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, आगे जाके अपने आप को NO3 में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीजन को गेन करके NO3 नेगेटिव बनते हैं। फिर वो नाइट्रेट्स क्या करते हैं, आगे जाके या तो प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, प्लांट्स उसे डिकम्पोजर्स के फॉर्म में एसिमिलेट करते हैं। एसिमिलेशन मतलब कि जब वो अपने छोटे-छोटे रूट पार्टिकल्स कैपिलरीज की मदद से उसे अपने रूट्स के अंदर ट्रांसफर करके अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज करके वो अपने नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस को क्या करता है, यूटिलाइज करके आगे मैकेनिज्म शो करता है। बट अगर हम बात करें कि NO3 नेगेटिव को आगे जाके प्लांट फिर से अपनी फॉर्म में कैसे वापस करेगा, तो जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलता है उसे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, फिर से N2 में कन्वर्ट करके नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है नाइट्रीफाइंग। ये देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यहाँ जाएगा, रूट नोड्यूल्स में फिक्स होएगा, बन जाएगा NO2 NO3 अमोनियम, फिक्स हो गया, ठीक है, वो प्लांट यूटिलाइज कर लेंगे। एक तो ये प्रोसेस हो गया, ये प्लांट की जड़ों में क्या है, रूट नोड्यूल्स हैं, और वो रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो इसे फिक्स कर देगा, प्लांट्स यूज कर लेगा, ठीक है। फिर अगला प्रोसेस क्या है, N2 सोइल में जाएगा, सोइल में क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग सोइल बैक्टीरिया है, जो कि अमोनिफिकेशन करके अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। फिर वो अमोनिया क्या करेंगे, फिर वो नाइट्रिफिकेशन करके NO2 कन्वर्ट करेंगे, फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेगा, NO3 में कन्वर्ट करेगा, फिर वो NO3 प्लांट यूटिलाइज कर लेंगे। कुछ है डिकम्पोजर्स कि वो कुछ खाएंगे, उसे इजी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को प्लांट यूटिलाइज कर लेगा।
ठीक है। और एक है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो इस NO3 NO2 को क्या करेगा, फिर से N2 में कन्वर्ट करके रिलीज कर देगा। ठीक है, यही सब प्रोसेसेस हैं कि प्लांट क्या करता है, या तो वो रैबिट के थ्रू खा ले जाएगा, या फिर वो डिकम्पोजर्स के थ्रू ब्रेक कर दिया जाएगा, या फिर वो अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लांट धरती के नीचे हैं, वो भी तो डेड होते हैं, तो प्लांट नीचे डेड हो गया तो वो फिर से अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो ऐसे NO2 NO3 और फिर डीनाइट्रेशन बैक्टीरिया के फॉर्म में यूज हो जाएगा। अगर आप इसे ध्यान से समझोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ बहुत ईजी होता है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है ना, वो होती है चलना। आप अपने बचपन में चलना ही सीखते हो ना, आपको कुछ नहीं पता होता कि चलना कैसे होता है, लेकिन आप भरोसा करके चलते हो ना। बस वैसे ही होता है ऐसा कि आपको अपने जीवन में चलना होता है, बस चलने से ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, बस आप चलते रहो, ना दौड़ो ना रुको, बस चलते रहो अपने जीवन में। जब आप चलते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने अच्छे हो और कितने ठीक हो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे चलना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर हम बात करें, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजनेज एंड हाइड्रोजनेज एंजाइम। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या ऐसे पदार्थ हैं, क्या क्या ऐसी रेसिपी है जो आपको मटेरियल्स चाहिए। अगर आपको चाय बनानी है तो आपको दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, चाय पत्ती चाहिए और पानी चाहिए, है ना, और दूध चाहिए। बस वैसे ही अगर आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, उसके लिए आपको नाइट्रोजनेज एंजाइम और हाइड्रोजनेज एंजाइम चाहिए, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में और हाइड्रोजन को हाइड्रेट्स में कन्वर्ट करेगा। हाइड्रेट्स मतलब NH4 में कन्वर्ट करेगा। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म अगेंस्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करते हैं। उसके लिए लैग हीमोग्लोबिन नाम का एक कंपाउंड होता है, लैग हीमोग्लोबिन नाम का एंजाइम होता है, जो कि बेसिकली हमें क्या करता है, जो कि ऑक्सीजन को स्कैवेंज कर लेता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर बोलते हैं इसे, जो कि बेसिकली ऑक्सीजन को खा के पूरा का पूरा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कर देता है। और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी करने पे जो नाइट्रोजन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सॉरी एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करते हैं ताकि उन्हें कोई भी हिंड्रेंस ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए वो ऑक्सीजन के बिना ही काम करते हैं। लेकिन अगर वो गलती से भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ जाएंगे तो सारा का सारा प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा और वो बीच में हिंड्रेंस कोज हो जाएगी, बीच में परेशानी हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, हमें ऐसा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म चाहिए जो कि ऑक्सीजन से हमें प्रोटेक्ट करे। पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन भी एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बेसिकली हमारे बॉडी में या फिर उनके बॉडी में विटामिन के काम करता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है, और इतने एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोजन रिलीजिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉन डोनर, जो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, यानी कि रिडक्शन प्रोसेस चाहिए जो कि बेसिकली रिडक्शन करेगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है जो कि पायरुविक एसिड फॉर्म करेगा ग्लाइकोलिसिस से, ग्लूकोज बनाएगा, सुक्रोज बनाएगा ग्लाइकोनियोजेनेसिस से। ठीक है, या तो वो बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेगा, जैसे पायरुविक एसिड ग्लूकोज से बनता है, और अगर या तो वो छोटे पार्टिकल से ग्लूकोज बनाएगा, जैसे फ्रक्टोज से, या फिर ग्लूकोज बन जाता है, या फिर ये पायरुविक एसिड को उल्टा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, सुक्रोज बना देगा। ठीक है, इसे बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एटीपी, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एटीपी चाहिए क्योंकि एटीपी एक एनर्जी डोनर है, एक एनर्जी सप्लायर है, एक एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, जो कि बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द मैकेनिज्म्स। तो कांस्टेंट सप्लाई होनी चाहिए, एटीपी आते रहना चाहिए सो दैट कि प्रोसेस जल्दी जल्दी आगे बढ़ता रहे। अगर एटीपी नहीं होगा तो फिर हमारी बॉडी में या फिर उनकी बॉडी में एनर्जी कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से रेसिपी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए कांस्टेंट सप्लाई चाहिए एटीपी। कोएंजाइम एंड कोफैक्टर है जो कि नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है, जो कि टीपीपी, सीओए मतलब कोएंजाइम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो कि एटीपी से निकलती है। जब वो एडीपी प्लस फॉस्फेट बना देता है तो वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं जिसके अंदर कार्बन नहीं होते। एटीपी के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, लेकिन अगर वो फॉस्फेट निकल जाता है तो सिर्फ एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बचता है, और एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल निकलता है जिसके अंदर कार्बन भी नहीं होती और हाइड्रोजन भी नहीं होती। और एक होता है Mg2 पॉजिटिव, जो कि बेसिकली मैग्नीशियम आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि सेकंड ग्रुप का पार्ट है केमिस्ट्री में, पीरियोडिक टेबल का सेकंड में Mg मैग्नीशियम। कोबाल्ट एंड मोलिब्डेनम, जो कि बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जो कि हम इनकी बॉडी में क्या करते हैं कि कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो कि इन प्रोसेसेस को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं, और तो और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके रिएक्ट करवा के रिलीज करते हैं। ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शंस में, बट ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो इनकी ट्रांजिशन एनर्जी है उसे लूज करके इन प्रोसेस, जो प्रोसेस आधे घंटे में होना था वो 5 मिनट में हो जाएगा। अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा नॉन बायोलॉजिकल पार्ट है जो कि बेसिकली क्या करेगा, नाइट्रोजन लाइटनिंग से फिक्स होता है। लाइटनिंग मतलब बिजली कड़की, आप यहाँ देख सकते हो बिजली कड़की, बिजली कड़कने से एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे, जिसकी वजह से ये दोनों पास आएंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट इज NO की फॉर्मेशन करेंगे, जो कि आगे जाके वाटर से रिएक्ट करेगा, या फिर जब बारिश होगी तो वो वाटर से रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम एसिड रेन बोलते हैं।
जो कि सोइल में जाएगा। सोइल में जाने से NO2 जो है वो सोइल में मिक्स हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन होगी। नाइट्रेट्स आगे जाकर प्लांट्स यूज करेंगे। ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, ये बहुत हाईली स्टेबल है, मतलब इतनी आसानी से टूटने वाले नहीं है। जो अनस्टेबल होते हैं वो जल्दी टूटते हैं, जो स्टेबल होते हैं वो नहीं टूटते। अब आप घर में हो, आप घर में बिल्कुल स्टेबल हो, तो आप घर से क्यों उठोगे? अपने कंफर्ट जोन को कौन छोड़ेगा, है ना? तो आपको उठाना मुश्किल है बेड से। बस वैसे ही ये हाईली स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव है। स्टेबल है मतलब कि उठना नहीं चाहता बेड से, मतलब किसी से इंटरेक्ट नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी, किसी से मीटिंग नहीं करनी। बस वैसे ही ये हाईली स्टेबल है, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब वो स्टेबल है, अपने एक दूसरे के साथ स्टेबल है, तो फिर वो किसी और के साथ क्यों देखेगा, है ना? जब कपल्स अपनी लाइफ में स्टेबल होते हैं तो किसी और की तरफ क्यों देखेंगे? बस वैसे ही जब ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ स्टेबल हो चुके हैं, तो फिर वो एक दूसरे की तरफ क्यों देखेंगे, दूसरों की तरफ क्यों देखेंगे, है ना? तो वो हाईली स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव है, ड्यू टू द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द एटम एंड द N2 मॉलिक्यूल। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, N2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से वो हाईली स्टेबल है। और उनके जो वो लाइक एक्टिवेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी है, ये सब वो एनर्जीज होती हैं जो कि बेसिकली एटम को एटम से ब्रेक करने में हेल्प करती है, और तो और हमारी बॉडी को क्या करती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लाई, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करती है। लेकिन अभी ये स्टेबल है तो टूटेंगे तो है नहीं। लाइटनिंग प्रोड्यूसेस इनफ एनर्जी। जब लाइटनिंग होती है तो आपको पता नहीं है, लेकिन लाइटनिंग से इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि वो उनको इतनी सफिशिएंट एनर्जी दे देती है कि उनके बॉन्ड ब्रेक हो सकें। वो अपने थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाती है, अपनी इन दोनों के बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती है। और तो और जो नाइट्रोजन एटम्स हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, जिससे वो बनाते हैं NOx। NOx मतलब NO, एंड X इज द इंटीजर, यानी कि NO2 हो सकता है, NO3 हो सकता है, NO4 हो सकता है, एंड दैट्स ऑल। ठीक है। तो आप समझो कि ये एन जो है N2 है, वो बेसिकली हमारी एटमोसफियर में क्या है, स्टेबल फॉर्म में है। लेकिन अब क्या होगा, अब जब वो बेसिकली ब्रेक होंगे, यानी कि लाइटनिंग होगी, बिजली कड़की, बिजली कड़कने से क्या होगा, या तो बिजली कड़कने से वो टूट जाएंगे, या फिर बारिश होने की वजह से वो नाइट्रिक एसिड फॉर्म करके नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन करेंगे धरती पे। ठीक है। एटमोसफियर फिक्सेशन जो होती है वो 5 से 8% होती है, जिसमें लाइटनिंग जो है वो उन दोनों को ब्रेक करके N2 NO2 इन सब की फॉर्मेशन करती है, जो कि बेसिकली हमारे ग्राउंड में जाके उनसे रिएक्ट कर जाते हैं। सिंपली ये बताया हुआ है इसमें। द कंपाउंड can't be used by the plant, but as this molecule cool it reacts with oxygen to form NO2। जो कंपाउंड है वो डायरेक्टली प्लांट से ये वो नहीं हो सकता है, रिएक्ट नहीं कर सकता है। बट जैसे ही ठंडक होती है, यानी कि बारिश के बाद ठंडक पड़ती है, तो ये टूट जाते हैं। टूटने के बाद जो मॉलिक्यूल्स कूल होते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 बनाएंगे। ये मॉलिक्यूल जब वाटर से रिएक्ट करेंगे, तो यानी कि बारिश होगी, तो बारिश होने से NHNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, जिसमें से NO3 निकल जाएगा, NO3 नेगेटिव निकल जाएगा, और H पॉजिटिव भी निकल जाएगा, विच इज यूजेबल प्लांट्स बाय द प्लांट्स, जो कि प्लांट से यूज हो जाएगा, प्लांट्स यूज कर लेंगे। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल, हमने पहले क्या बात की थी, नॉन बायोलॉजिकल की, अब हम क्या बात करेंगे, बायोलॉजिकल की। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वाज डिस्कवर्ड बाय जर्मन एग्रोनॉमिस्ट हर्मन हेलरिगल। ठीक है। एक जर्मन एग्रोनॉमिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट मतलब जो एग्रीकल्चर के नॉम, एग्रीकल्चर की स्टडी करते हैं, जो कि क्या करते हैं, इन्होंने डिस्कवर किया, जर्मन एग्रोनॉमिस्ट ने, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, जो कि हर्मन हेलरिगल एंड डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट मार्टिनस बेजरिंग। ठीक है। एक थे हेलरिगल और एक थे बेजरिंग। हेलरिगल और बेजरिंग से याद रख लो कि इन्होंने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का यूज अक्कर किया था व्हेन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बाय द नाइट्रोजनस एंजाइम। नाइट्रोजनस एंजाइम की मदद से जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हुई थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, इन्होंने स्टडी किया था कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो सकती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ वेरी वैल्यूएबल अल्टरनेटिव टू नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे होता है ना, राइजोबियम हो गया, नाइट्रोबैक्टर हो गया, देखो ये भी है, ये नॉन बायोलॉजिकल, जिसमें कोई भी बायोलॉजिकल वे नहीं यूज किया हमने, या तो लाइटनिंग की वजह से हो जाएगी, बारिश की मदद से हो जाएगी। मतलब कि प्लांट्स को कोई ऐसा जरिया चाहिए जिसमें हम जो है नाइट्रेट्स को यूज करके नाइट्रोफिकेशन या फिर एमोनिफिकेशन या फिर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में यूज करें, और क्या करें, प्लांट्स को फर्टिलिटी प्रोवाइड करें। बट अब क्या है, अब हमने क्या किया, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिकेशन है, इसमें हमने क्या किया, नाइट्रोजन एंजाइम्स को यूज किया। एंजाइम्स मतलब फर्टिलाइजर्स आते हैं ना, वो फर्टिलाइजर्स को हमने यूज किया, प्लांट्स के अंदर स्प्रे कर दिया। जब पेस्टिसाइड्स नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हम फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन बैक्टीरिया हो गया, नाइट्रोजनस बैक्टीरिया, राइजोबैक्टीरिया, या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टीरिया। ठीक है, एजोटोबैक्टर, एसीटोबैक्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको हम क्या करेंगे,
प्लांट्स के अंदर ऐसे स्प्रे कर देंगे पाउडर फॉर्म में या फिर स्प्रे कर देंगे पानी की फॉर्म में, जिसकी वजह से क्या है वो क्या करेंगे, वो बेसिकली प्लांट्स को जो डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजन गैसेज हैं उन सबको एब्जॉर्ब करेंगे, अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय नाइट्रोजनस एंजाइम। आपको मैंने नाइट्रोजन एंजाइम दे दिया, नाइट्रोजनस एंजाइम मैंने कुछ 100 रुपए में आपको दे दिया, आपने उसे पानी में मिला के स्प्रे कर दिया। स्प्रे करके क्या करेगा वो, मैंने आपको पहले बताया है, एक पूरा का पूरा ऐसे नाइट्रोजन होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ लो ऐसे है नाइट्रोजन, ठीक है, ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन है, दोनों के दोनों नाइट्रोजन है, एक ही नाइट्रोजन है पूरा का पूरा, ये पूरा एक नाइट्रोजन है, ठीक है। इस पे एक साइड पे, ये जो एक साइड है ना, ये ट्राइंगल बना हुआ है, इस एक साइड पे दो हाइड्रोजन कंबाइन कर सकते हैं, तो ये क्या हो गए, दो हो गए, मतलब 4 हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे, NH4 बन गया। यही तो बता रहे हैं कि नाइट्रोजनस एंजाइम जो है वो बेसिकली नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ वेरी वैल्यूएबल अल्टरनेटिव टू नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। और किसी और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड को यूज कर बजाय हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एक तरफ पेस्टिसाइड स्प्रे करो जिससे केमिकल्स आएंगे, पोल्यूशन होएगा, एक तरफ आप सिंपल एंजाइम्स को यूज करो जो कि बेसिकली सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करके नाइट्रोजन एंजाइम को ब्रेक करके नाइट्रोजन को यूज कर लेते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट नेचुरली इन सॉइल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू टर्म्ड वो नेचुरली अक्कर होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि हमने एजोटोबैक्टर डाल दिया, हमने कोई विटामिन डाल दिया, मिनरल डाल दिया, उसकी मदद से होएगा, ठीक है। और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हम इसे बोलते हैं डाइजोट्रॉप्स। डाइजोट्रॉप्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि बैक्टीरिया इंक्लूड करते हैं, बैक्टीरिया जैसे कि एजोटोबैक्टर या फिर आर्कियोबैक्टीरिया, ठीक है। जो मोनेरा किंगडम के एंजाइम्स होते हैं ना, जैसे कि आर्कियोबैक्टीरिया हो गया, आर्कियोबैक्टीरिया मतलब प्रोकार्योट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया होते हैं, एजोटोबैक्टर भी एक बैक्टीरिया है और आर्कियोबैक्टीरिया भी एक बैक्टीरिया है। और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अफेक्टेड बाय एंजाइम कॉल्ड नाइट्रोजनेज। जितनी भी जड़ है ना ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की, वो सारा का सारा नाइट्रोजनेज है, नाइट्रोजनेज है, सारे के सारे एंजाइम्स कंटेन करता है। जितनी भी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना अफेक्ट होती है, या तो बढ़ेगी या कम होएगी, वो एक एंजाइम की वजह से होएगी, वो है नाइट्रोजनेज। दीज एंजाइम कंटेन आयरन ऑफन विद अ सेकंड मेटल यूजुअली मोलिब्डेनम बट समटाइम वैनेडियम, ठीक है। जो ये एंजाइम है ना, इनके अंदर या तो आयरन होगा, लोहा, आयरन, या फिर इसके अंदर सेकंड मेटल होगा जिसे हम मोलिब्डेनम जानते हैं, या फिर कभी कभी वैनेडियम भी होता है, वैनेडियम जो कि ट्रांजिशन मेटल्स है। जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स है ना हम उनको यूज करते हैं सो दैट कि वो कैटलिस्ट के फॉर्म में एक्ट करें। कैटलिस्ट मतलब आपने ना दो जोड़ियों का मिलन करवाया, दो लोग हैं, एक लड़का एक लड़की, वो दोनों ना बात नहीं कर रहे, आपने उन दोनों को ना जोड़ना है आपको, वो दोनों जुड़ गए और उन दोनों ने आपको थैंक यू बोला और वो लोग अपनी मैरिज लाइफ में सेटल हो गए। बस वैसे ही होता है कि जो ये है ना, ये वैनेडियम, मोलिब्डेनम, आयरन, ये सारे के सारे एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं, ये सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं एंजाइम्स के फॉर्म में, जो क्या करते हैं दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दो कंबाइन किए एक प्रोडक्ट बनाया, दो कंबाइन किए एक प्रोडक्ट बनाया, ऐसे ही करते हैं, जिससे क्या होता है रिएक्शन फास्ट हो जाती है, जो रिएक्शन आधे घंटे में होने वाली थी वो 5 मिनट में होगी। द ओवरऑल रिएक्शन फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, जो रिएक्शन होती है ना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की, वो है कुछ नहीं है, सिंपल है बहुत ज्यादा। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो ये है ना ओवरऑल रिएक्शन, वो कहती है कि 16 equivalent the process is coupled to the hydrolysis of 16 equivalent of ATP। जो वाटर ब्रेक होता है ना, H2O ब्रेक होता है, तो उससे क्या निकलता है, उससे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस निकलते हैं जो कि 16 ATP के बराबर होते हैं और जो कि एक H2 बनाते हैं, ठीक है। इज कंप्लीट बाय द को फॉर्मेशन ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ H2, ठीक है। 16 एटीपी निकले और एक H2O बना, ठीक है, 16 एटीपी एक H2, 16 एटीपी एक H2, ठीक है। एक जो एटीपी बनता है ना वो 3 से 4 एटीपी हाइड्रोजन से बनता है, 3 हाइड्रोजन कंबाइंड होकर एटीपी बनाते हैं, तो अगर 16 निकले तो 16 को आप कुछ 4 से कर दो तो 4 एटीपी बने, 4 यानी कि हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2H2 लिख सकते हैं, मतलब कि वो दोनों हाइड्रोजन ब्रेक हो गए तो H2 प्लस H2 इज इक्वल टू 2H2, तो बस वैसे ही हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो जहां हमारे 16 एटीपी निकले वहां हमारे एक H2 निकला, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ N2 into ammonia occurs at a metal cluster called FeMOCO, ठीक है। जो N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं ना वो एक मेटल क्लस्टर के थ्रू होता है जिसे हम बोलते हैं FeMOCO, यानी कि आयरन, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, इन तीनों का एक वो होता है, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम बोलते हैं
लाइक एक कॉम्बिनेशन बोलते हैं हम मेटल्स को, जिसे हम कंपाउंड बोलते हैं। एन एब्रिविएशन फॉर द आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर, सॉरी को फॉर कोबाल्ट नहीं है, कोफैक्टर है, ठीक है। आयरन मोलिब्डेनम कॉम्बिनेशन आती है जिसे हम कोफैक्टर बोलते हैं। आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर जो कि नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होते हैं, इनमें प्रोटीन्स नहीं होते ना, कार्बन और हाइड्रोजन तो है ही नहीं, लेकिन ये हम कोफैक्टर्स की तरह हेल्प कर सकती हैं, जो कि कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैकेनिज्म आगे प्रोसीड करता है, ठीक है। अब देखो कहानी की तरफ पढ़ेंगे। एक टाइम की बात थी, मैकेनिज्म अक्कर होता है जिसमें प्रोटोनेशन और रिडक्शन प्रोसेस होते हैं। प्रोटोनेशन मतलब हाइड्रोजन निकलेगा और वही हाइड्रोजन गेन होएगा, यानी कि हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन गेन हुआ, हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन गेन हुआ। प्रोटोनेशन मतलब हाइड्रोजन की एडिशन, हाइड्रोजन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। वेयर इन द फिमोको, यानी कि लाइक आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर एक्टिव साइट हाइड्रोजनेट्स द N2 सबस्ट्रेट, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, ये दो नाइट्रोजन साइट्स होते, एक नाइट्रोजन है पूरा का पूरा, क्या करेगा ये, एक हाइड्रोजन लेगा, दो हाइड्रोजन लेगा, दो हाइड्रोजन लेगा, तो उससे क्या होगा, NH4 की कॉम्बिनेशन होगा। वही बता रहा है ये, बस ये देखो ना, मैकेनिज्म टेक प्लेस करेगा जिसमें एक प्रोटोन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी। प्रोटोनेशन होती है हाइड्रोजन की एडिशन, रिडक्शन होती है हाइड्रोजन की एडिशन, एक ही बात है। तो प्रोटोनेशन और हाइड्रोजन की रिडक्शन मतलब प्रोटोनेशन और रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन आ रहा है, वेयर इन जो ये है आयरन, ये आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर क्या करेगा, ये एक्टिव साइट्स, यानी कि ये जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, ये एक्टिव साइट्स हैं, ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा और N2 सबस्ट्रेट को NH4 में कन्वर्ट कर देगा, या फिर 2NH4 में कन्वर्ट कर देगा। इन फ्री लिविंग डाइजोट्रॉप्स, जो फ्री लिविंग डाइजोट्रॉप्स होते हैं, फ्री लिविंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो क्या करेंगे, नाइट्रोजनस जनरेटेड अमोनिया इज एसिमिलेटेड इनटू ग्लूटामेट, ठीक है। ये जो फ्री लिविंग डाइजोट्रॉप्स है ना, ये नाइट्रोजनस जनरेटेड अमोनिया है ना जो, यानी कि नाइट्रोजन से जो अमोनिया बने वो एसिमिलेट करेंगे, यानी कि यूज करेंगे, इसे अपने बॉडी के अंदर लेंगे। आपके लिए मैंने पास्ता बनाया, आपने पास्ता खा लिया, बस वैसे ही इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस एंजाइम क्या करता है, अमोनिया बनाता है, उस एंजाइम अमोनिया को उसने क्या कर लिया, ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर दिया। ग्लूटामेट एक ऐसा एंजाइम है, एक ऐसा कार्बन का मॉलिक्यूल है, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल समझ लो। ग्लूटामेट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि अमोनिया से बन सकता है थ्रू ग्लूटामिन सिंथेसिस, ठीक है। ग्लूटामिन सिंथेसिस या ग्लूटामेट सिंथेसिस, सिंथेज, ठीक है। ग्लूटामेट सिंथेज एक ऐसा पाथवे, एक ऐसा एंजाइम है जो कि अमोनिया को ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर सकता है। माइक्रोबियल NIF genes required for nitrogen fixation are widely distributed in diverse environment, जो कि माइक्रोबियल NIF है, ठीक है। NIF जीन मैं आगे बताऊंगा आपको, ये NIF जीन क्या होते हैं। NIF जीन जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि डाइवर्सिफाइड एनवायरनमेंट यानी कि बहुत जगह यूज होता है। नाइट्रोजनस आर रैपिडली डिग्रेडेड बाय ऑक्सीजन, जो नाइट्रोजनस है वो ऑक्सीजन से डिग्रेड होता है, मतलब कि ऑक्सीजन उसे डिग्रेड करके NO2 बना लेता है, N2O बना लेता है, ठीक है। फॉर दिस रीजन मैनी बैक्टीरिया सीज प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या करता है नाइट्रोजनस एंजाइम, ये एक एनारोबिक प्रोसेस है। क्या करता है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, मैंने आपको बताया ना पहले कि प्रोटेक्टेंट फ्रॉम ऑक्सीजन। तो क्या होता है, नाइट्रोजनस एंजाइम ना एक एनारोबिक एंजाइम है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं करता। अगर ऑक्सीजन होगी नाइट्रोजनस नहीं होगा, अगर नाइट्रोजनस होगा ऑक्सीजन नहीं होगी। तो नाइट्रोजनस के लिए ऐसी कंडीशंस रखनी पड़ती है कि जो नाइट्रोजनस है ना उसके पास ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। अगर उसके पास गलती से भी ऑक्सीजन आ गई ना, प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा। द प्रोसेस इज सेट टू बी सीज्ड, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्शन जो एंजाइम है वो रुक जाएगी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। Many nitrogen fixing organism exist all in anaerobic condition, जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है ना, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, एनारोबिक कंडीशन में ही एग्जिस्ट करते हैं, वहां ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। रेस्पायरिंग टू ड्रॉ डाउन ऑक्सीजन लेवल, जो कि ऑक्सीजन लेवल को डाउन करने की कोशिश करते हैं और बाइंड करते हैं ऑक्सीजन को विद प्रोटीन कॉल्ड लैग हीमोग्लोबिन। उनके पास एक एंजाइम होता है लैग हीमोग्लोबिन, जो कि बेसिकली क्या करता है, प्रोटीन होता है लैग हीमोग्लोबिन, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन स्क्वेंजर होता है। ऑक्सीजन स्क्वेंजर मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे पास्ता से एलर्जी है, लेकिन एक आंटी ने क्या किया, हम घर पे आप दोस्त के घर पे गए, दोस्त के घर पे दोनों को पास्ता दे दिया, ठीक है। एक जो आंटी का बेटा है उसे पास्ता दे दिया, मुझे भी पास्ता दे दिया, लेकिन मुझे तो पास्ता से एलर्जी है। अब मेरे को कुछ खाऊंगा मैं पास्ता तो मेरे पिंपल्स हो जाएंगे, तो क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आंटी चले गए, मैंने क्या कर दिया, चुपके से उसकी प्लेट में डाल दिया, उसे बोल दिया कि भाई खा ले, मुझे एलर्जी है मैं नहीं खा पाऊंगा, आप खा लो।
तो जितना भी पास्ता है वो खा गया, उस वो भी खुश हो गया और मैं भी खुश हो गया, मुझे भी एलर्जी नहीं हुई। बस ऐसा होता है कि जो प्लांट होता है ना उसके पास प्रोटीन होता है लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्पंजर होता है। प्लांट को क्या चाहिए, जो एंजाइम है उसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए और लैग हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन चाहिए। क्या कर देता है, वो सारी की सारी ऑक्सीजन उसे दे देता है। वो कहता है कि भाई सारी की सारी ऑक्सीजन खा जा, जितनी भी ऑक्सीजन है खत्म कर दे, मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मुझे प्रोसेस करना है। तो क्या होगा कि वो जितने भी ऑक्सीजन है ना लैग हीमोग्लोबिन कर ले खा लेगा। ऑक्सीजन स्कवेंजर इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन है ना, और जहाँ लैग हीमोग्लोबिन होगा ना वहां तो ऑक्सीजन सारी खा देगा, जितनी भी ऑक्सीजन है ना सारी की सारी खा देगा। और क्या होगा, जो प्लांट है ना उसे एनारोबिक कंडीशन में मिलेगी, यानी कि कोई भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसे। इसका मतलब है वो अपने प्रोसेस आराम से करेगा और लैग हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन खाता रहेगा। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को मैंने क्या बताया कि ये से हेल्डेगर और बेजरिंग ने डिस्कवर किया था। ठीक है, नाइट्रोजन एंजाइम जो है वो क्या करता है, नाम में ही है नाइट्रोजन एज। नाइट्रोजन एज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसे अमोनिया में कन्वर्ट करता है। देखो अगर नाइट्रिफिकेशन होगी तो क्या होगा, अमोनिया को NO2 में कन्वर्ट करेगा, NO3 में कन्वर्ट करेगा, यानी कि नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेगा। अगर एडमोनिफिकेशन होगी तो NO2 जो सॉरी N2 जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, गैस है, नाइट्रोजन गैस, डाई नाइट्रोजन, उसे अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। अगर नाइट्रोजिनेज है तो नाइट्रोजिनेज क्या करता है, नाइट्रोजिनेज अमोनिफिकेशन में हेल्प करता है जो कि एक एनारोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, अगर वो है नाइट्रोबैक्टर है, एसिटोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर है, वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे नाइट्रिफिकेशन करते हैं, मतलब कि नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल है, नाइट्रोजिनेज अमोनिफिकेशन भाई भाई, अमोनिफिकेशन और नाइट्रोजिनेज भाई भाई हैं। नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन याद रख लो, ए से अमोनिफिकेशन याद रख लो, और से SE से मतलब नाइट्रोजन से अमोनिया बनेगा। ठीक है, नाइट्रोजिनेज से याद रखो, नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन, ए फॉर अमोनिया, एस से मतलब नाइट्रोजन से अमोनिया, नाइट्रोजन से अमोनिया बनेगा तो नाइट्रोजिनेज होगा और उसकी प्रोसेस को बोलेंगे हम अमोनिफिकेशन। सिंपल है, इसके रिएक्शन की जो प्रोसेस होती है BNF मतलब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसका प्रोसेस होती है, ये पेपर में बहुत आता है, लिख के लेना, N2 + 16 ATP। जो N2 गैस होती है उसमें 16 ATP यूज होते हैं, 8 हाइड्रोजन यूज होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। क्या बनता है, 2 अमोनिया बनते हैं, 1 हाइड्रोजन गैस बनती है, 16 ADP बनते हैं यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है, और एक 16 फॉस्फेट वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनते हैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब जो ये 16 ADP है ना, ये 16 ADP क्या करते हैं, ये इसमें 16 फॉस्फेट निकाल देंगे ना, ATP थे ना 3 फॉस्फेट थे, 2 फॉस्फेट बचे, जितने भी फॉस्फेट है वो यहाँ निकल गए 16 फॉस्फेट्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जितने भी फॉस्फेट निकलते हैं ना वो ATP से निकलते हैं, तभी वो ADP बन गया। D मतलब डाई, T मतलब ट्राई, 3 लोगों में से देखो 16 3 लोग थे, मतलब कि 48 लोग थे, 48 यानी कि 48 लोग थे। 48 लोगों में से मैंने 16 को अलग कर दिया और 32 के जोड़े बना दिए, तो क्या कर दिया, 16 ADP बन गए यानी कि 32 का जोड़ा, और 16 PEI यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गए। ठीक है, ये प्रोसेस चल रहे हैं। N2 जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट होकर ऑर्गेनिक मटेरियल बनाएगा, एमोनिफाइंग बैक्टीरिया एमोनिफिकेशन करेगा, या फिर नाइट्रीफाइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करेगा यानी कि राइजोबियम फिक्स करेगा। देखो ना, एक या तो जड़ों में हो रहा है या एक मिट्टी में हो रहा है। जड़ों में होगा तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स फॉर्मेशन करेगा, एक या तो सॉइल में होगा जो कि एमोनिफिकेशन करेगा, फिर यहाँ से क्या आएगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट्स बनाएगा, फिर वो क्या करेगा, या तो वो यूज कर लेंगे या फिर वो वापस N2 बना देगा यानी कि एयर में चला जाएगा। इतना तो सिंपल है। ये देखो एक पेज तो खाली ही है, लेंथी में समझो इसे, एक पेज तो खाली ही है। ठीक है, अरे इतना डरने वाली कोई बात नहीं है, जब आप पढ़ोगे ना बहुत इजी होएगा। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग टाइप्स। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि BNF को हम देखो, नॉन बायोलॉजिकल में तो कुछ नहीं था, बिजली कड़की, टूटे, वाटर के साथ रिएक्ट किया, उससे वो क्या बन गए, नाइट्रेट्स बन गए और प्लांट्स ने उसे यूटिलाइज कर लिया। असली मजा तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में आता है, जहां पे हम डिफरेंट एंजाइम्स यूज करते हैं, डिफरेंट एसोसिएशंस पढ़ते हैं। बहुत इजी है, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको इतना इजी में समझाऊंगा कि आपको सब समझ में आ जाएगा। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग टाइप्स। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ना वो पढ़ने में बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो हमने क्या कर दिया, उसे तोड़ दिया, उसे दो दो पार्ट्स में तोड़ दिया। क्या बन गया, दो दो पार्ट्स यानी कि एक एक पार्ट में तोड़ दिया। क्या बन गया, नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएटिव एसिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, या तो ऐसा है कि मैं आपके साथ दोस्ती कर लेता हूँ, आधा काम आप करोगे आधा काम मैं करूंगा, जो काम मैं करूंगा वो आपके लिए हेल्पफुल होएगा। ऐसा करते हैं ना, आप अपना घर मुझे दे दो, मैं आपके लिए खाना बना दूंगा। ठीक है, तो मैं आपके साथ रह रहा हूँ, खाना मैं आपके लिए बना दूंगा, मुझे भी घर मिल गया, आपको खाना मिल गया।
ठीक है, ऐसा करते हैं, या फिर अलग अलग काम करते हैं, आपका घर आपका, मेरा घर मेरा, ठीक है, वैसे ही होता है। नॉन सिम्बायोटिक में आपका काम आपका, मेरा काम मेरा, ना मैं आपके लिए कुछ करूंगा ना आप मेरे लिए कुछ करना, सब अकेले अकेले काम करेंगे। बस वैसे ही नॉन सिम्बायोटिक या फिर एसिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स soil convert a number of free living nitrogen fixing bacteria, ठीक है। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है उसमें क्या होता है, मतलब एसिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो सॉइल होता है ना, उसके पास नंबर ऑफ लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं? नंबर ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके पास जो ऑक्सीजन में काम करते हैं वो भी होते हैं, जो ऑक्सीजन में काम नहीं करते हैं वो भी होते हैं, और एल्गी भी होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनो बैक्टीरिया, ये एल्गी नहीं है, ये साइनो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो थोड़ी बहुत एल्गी से मैच करती थी, इसलिए इसका नाम एल्गी पड़ गया। है ये बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वो फ्रीली टेक प्लेस करती है, ठीक है, लिविंग फ्रीली, वो फ्रीली लिव करते हैं। मतलब ना मुझे आपकी जरूरत है ना आपको मेरी जरूरत है, मैं अकेले रह रहा हूँ आप अकेले रह रहे हो, बस वैसे ही लिविंग फ्रीली और स्टेइंग आउट ऑफ द प्लांट सेल, जो कि या तो घर के बाहर रह रहे हैं, ठीक है। आप क्या कह रहे हो, मैं घर के अंदर नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे सामने वाला जो बेंच है ना, सामने आपके एक बेंच थड़ी रखी हुई है, उस थड़ी पे मैं बैठ गया और वहां पे मैं रह रहा हूँ, ठीक है। तो या तो आप प्लांट के सरफेस पे रह लो या फिर आप बाहर फ्रीली रह लो, यानी कि लिव फ्रीली, ठीक है। इसे बोलते हैं नॉन सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि ना मुझे, मैं आपको जानता हूँ ना मैं आपको, ना आप मुझे जानते हो, मतलब कि वो फ्रीली लिव करते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, देखो सिंपल है, एक होते इनके पास नंबर ऑफ फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, इनमें एरोबिक भी होते हैं नॉन एरोबिक होते हैं, और तो एक साइनो बैक्टीरिया भी होते हैं। ये जो होते हैं लिविंग फ्रीली या फ्री लिव करते हैं, या फिर प्लांट के आउटर सरफेस पे लिव करते हैं, इन्हें बोलते हैं नॉन सिम्बायोटिक। अब ये क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं फ्री लिविंग सिम्बायोटिक फिक्सिंग बैक्टीरिया हो सकते हैं अगर फोटोसिंथेटिक होंगे, ठीक है। देखो पहले हम बात करें एरोबिक की। फ्री लिविंग तो हर जगह है, यहाँ पे भी फ्री लिविंग है, यहाँ पे भी फ्री लिविंग है, ठीक है, यहाँ पे भी फ्री लिविंग है, और यहाँ पे भी फ्री लिविंग है, और यहाँ पे भी फ्री लिविंग है, ठीक है। लेकिन अब मैंने कैटेगराइज कर दिया, एक है एरोबिक, ठीक है, एक है एरोबिक, एक है एनारोबिक, एक है कीमोसिंथेटिक जो केमिकल से अपना खाना बनाते हैं, एक है ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि साइनोबैक्टीरिया है, और एक है फंगस जो कि फंगस है, ठीक है। अलग अलग भी तो हो सकते हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक की अगर हम बात करें, फोटोसिंथेसिस जो सूरज की रोशनी को यूज करके अपना खाना बनाते हैं, एक है क्लोरेबियम और एक है क्रोमेशियम। एक हो सकता है, बस ये आपको याद करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल ज्यादा कुछ नहीं है, एग्जाम्पल याद कर लो। फोटोसिंथेसिस में आता है क्लोरीबियम और क्रोमेटियम, ठीक है। एक है नॉन फोटोसिंथेटिक जो धूप में नहीं काम करते, करते हैं ऑक्सीजन से, ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन से काम करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि एजोटोबैक्टर, एजोमोनास, ठीक है, एजोटोबैक्टर, एजोमोनास, डर्जेक्सिया, बेजरिंकिया, ठीक है। एजोटोबैक्टर, एजोमोनास, डेरेक्सिया, बेजरिंकिया, ठीक है। याद कर लो, बाढ़ से, बाढ़ से याद कर लो, ठीक है। अगर देखो मैं सर एक ट्रिक बताऊं इसकी, नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का मैं ट्रिक बताऊं। देखो अगर धूप नहीं आएगी तो पानी उबलता रहेगा, मतलब देखो अगर धूप नहीं आई तो पानी का बहाव तेज हो जाएगा, पानी का बहाव तेज हो जाएगा क्योंकि धूप होती है ना, वो धूप पानी के ना मूवमेंट्स को कंट्रोल रखती है सूरज की, वो चांद की वजह से। तो क्या होता है कि अब आप ऐसे ट्रिक समझो मेरी, कि ना नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या होता है कि अगर धूप नहीं आई तो धूप ना आने से पानी का भाव तेज हो जाएगा, पानी का भाव तेज हो गया तो क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। बाढ़, बाढ़ मतलब बी फॉर बेजरिंकिया, ए फॉर एजोटोबैक्टर, ए फॉर एजोमोनास, डी फॉर डेरेक्सिया, सिंपल। नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, धूप नहीं आई बाढ़ आ गई, बाढ़ से बी फॉर बेजरिंकिया, ए फॉर एजोटोबैक्टर, ए फॉर एजोमोनास, डी फॉर डेरेक्सिया, सिंपल है। फोटोसिंथेसिस अगर धूप आ गई तो क्या होगा, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो क्लोरो है ना, वो जो क्लोरीन है वो धूप के कांटेक्ट में आने से टूट जाती है, यानी कोई भी क्लोरीन में वो कंपाउंड होगा ना तो धूप में कांटेक्ट में आने से टूट जाता है, यानी कि आप याद रखो ना पीसीसी, पीसी, आज के तो सब कंप्यूटर के दीवाने हैं। पीसीसी, पीसीसी मतलब, अब आपने बीबीसी पढ़ा होगा, बीसीसी पढ़ा होगा, आज पीसीसी पढ़ लो। पीसीसी मतलब फोटोसिम्बायोसिस, फोटोसिंथेटिक, और फोटोसिंथेसिस में धूप आ गई, धूप की वजह से क्लोरीन टूटता है, क्लोरीन मतलब क्रोबियम, क्लोरोबियम, और क्लोरो क्रोटियम, ठीक है, क्रोमेटियम, ठीक है। अच्छा देखो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, पीसीसी से याद रख लो, क्लोरीन टूटता है तो क्लोरीबियम और क्रोमेशियम, सिंपल है। और
अगर नॉन फोटोसिंथेटिक धूप नहीं आई, बाढ़ आ गई, बाढ़ से बेजरिंकिया, एजोमोनास, एजोटोबैक्टर, डायरेक्सिया। सिंपल है। अब आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अगर आप थक गए हो तो पानी पी लो साथ में, लेकिन अच्छे से सुनो, ठीक है? अगर आप खाना खा रहे हो तो खाने के बीच में पानी नहीं पीना, ठीक है? फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक रोडोस्पाइरलम, ठीक है? फ्री लिविंग, अब हम एनारोबिक की बात कर रहे हैं जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं करते। जैसे कि अगर धूप आ गई तो रोडोस्पेरिलियम। अब आप इसमें याद रख लो, एनारोबिक देखो, अगर ऑक्सीजन आएगी तो क्लोरीन टूटेगा, और वो ऑक्सीजन होएगी, धूप नहीं होएगी, बाढ़ आ जाएगी। अब ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, धूप के कॉन्टैक्ट में जो रोड है यानी कि जो लोहा है पिघल जाएगा, और उस पिघलने की वजह से क्या होगा, हम उसे घुमा सकते हैं, यानी कि वो बहुत बड़ा है, हम उसे घुमा देते हैं और कोयल कर देते हैं, यानी कि स्पाइरल कर देते हैं। स्पाइरल बैंडिंग देखी है ना आपने, बुक्स की साइड में स्पाइरल बैंडिंग होती है, स्प्रिंग जैसी, बस हमने उसे स्पाइरल कर दिया। आ गया ट्रिक? ये देखो, फोटोसिंथेसिस एनारोबिक। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि सिर्फ धूप धूप है। अगर ऑक्सीजन होती तो लोहा टूटता ना, लेकिन अगर धूप में है, ऑक्सीजन नहीं है, उससे क्या होगा, जो रोड है वो पिघल जाएगी, और पिघलने की वजह से क्या होगा, स्पाइरल हो जाएगी, मतलब कि रोड ऑफ स्पाइरलम। ठीक है? इतने अच्छे ट्रिक कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। नॉन फोटोसिंथेसिस, अब तो धूप भी नहीं हुई और ऑक्सीजन भी नहीं है, क्या होगा, क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम मतलब बैक्टीरिया, ठीक है? अच्छा, नॉन फोटोसिंथेसिस, धूप नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, आपको क्या बोल दिया जाएगा कि क्लोज हो जाओ। क्लोज मतलब अंदर बैठो रूम के, बाहर मत आओ। कोरोना था, कोरोना में ना धूप थी ना ऑक्सीजन। समझ जो, ऐसे मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ मैं, ट्रिक से याद कर लो, ठीक है? नॉन फोटोसिंथेसिस मतलब धूप भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, बट आपके कमरे में ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, आपको क्या बोल दिया जाएगा, कमरे में बैठो मतलब क्लोज रहो। क्लोज, ठीक है? मतलब कि आप 3 लोग हो घर में, आपके मम्मी पापा और आप, ठीक है? और क्या हो गया, धूप भी नहीं है बाहर, ऑक्सीजन भी नहीं है, मतलब कि अगर आप कमरे से बाहर निकले तो आप क्या हो, मर जाओगे। तो इसका मतलब है कि क्लोज ट्री, 3 मतलब ट्राई, ठीक है? तो क्लोज ट्री डीएम, ठीक है? ये अंदर बैठ के डीएम करो, ठीक है? सिंपल है। आप घर में बैठो, अपने घर के रूम में बैठो, तीनों लोग, और डीएम करो, सब लोगों को डीएम करो कि बाहर मत निकलना। बस वैसे ही नॉन फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन भी नहीं है, धूप भी नहीं है। नॉन फोटोसिंथेसिस नॉन एरोबिक, मतलब कि धूप भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि 3 लोग है घर में, मम्मी पापा और मैं, और क्या हो जाएगा, हम तीनों को बोल दिया जाएगा कि अंदर बैठो मतलब क्लोज रहो। क्लोज ट्री, 3 मतलब ट्री, और डीएम मतलब सबको डीएम करो कि हम बाहर मत निकलना, ऑक्सीजन नहीं है बाहर, ठीक है? तो क्लोस्ट्रीडियम। अब तक हमने क्या पढ़ा, फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया, उसमें था फोटोसिंथेसिस नॉन फोटोसिंथेसिस। एरोबिक बैक्टीरिया में क्या आता है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन होगी, धूप भी होगी। ऑक्सीजन और धूप कंफ्यूज मत होना, पीसीसी पढ़ा था हमने, पीसीसी मतलब क्लोरीन, और यानी कि क्लोरी क्लोरीन क्लोर क्लोरोबियम और क्रोमेटियम, ठीक है? मतलब सिंपल है, धूप होगी, ऑक्सीजन भी होगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, क्लोरीन टूट जाता है, तो ऑक्सीजन सबसे पहले याद रखना, ओ सी, ठीक है? ओस, मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ वैसे ही। ओस ज्यादा मुश्किल ना हो आपको, इसलिए क्योंकि मैं अपने लिए भी ट्रिक्स बनाता रहता हूँ। ओस, ओस मतलब ओ सी, यानी कि अगर फोटोसिंथेसिस होगी और एरोबिक हो गया, एरोबिक में क्या आ गया, ओ, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्लोरीन, यानी कि ओस, सी टूट जाती है, क्लोरीन टूट जाती है, यानी कि क्लोरोबियम और क्रोमेशियम। अब नॉन फोटोसिंथेसिस पे आ जाओ। एरोबिक है यानी कि ऑक्सीजन तो है, लेकिन नॉन फोटोसिंथेसिस है, लेकिन वो नहीं है, मतलब कि धूप नहीं है, तो क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ मतलब बेजरिंकिया, एजोस्पाइरिलम, एजोमोनास, नहीं सॉरी, एजोटोबैक्टर, एजोमोनास, बेजरिंकिया और डेरेक्सिया, ठीक है? अब आ जाओ सिंपल, नॉन एरोबिक है, यानी कि ऑक्सीजन भी नहीं है, फोटोसिंथेसिस भी नहीं है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं है मतलब धूप भी नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है, मतलब आप सबको क्या करोगे, क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम मतलब, हाँ नॉन फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं ना, क्लोस्ट्रीडियम मतलब आप क्लोज हो, ट्री, 3 लोग हो, डीएम, सबको डीएम कर रहे हो, डायरेक्ट मैसेज, सबको डीएम कर रहे हो कि अंदर ही रहो, ऑक्सीजन नहीं है बाहर। अगर ऑक्सीजन नहीं है लेकिन धूप है, ऑक्सीजन के बिना धूप में क्या है, लोहा क्या हो जाएगा, रोडो, रोड मतलब लोहे का जो सरिया है वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और उसको पिघलने की वजह से हम उसे छोटा कर सकते हैं, स्पाइरल कर सकते हैं। स्पाइरल करने की वजह से हम उसे बोल देंगे रोडोस्पाइरलम। ट्रिक पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जल्दी करो, ठीक है? जल्दी जल्दी, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री लिविंग कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फ्री लिविंग कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब जो केमिकल से अपना खाना बनाए, केमिकल से अपना खाना बनाए, मतलब जो हेट्रोट्रोपिक हो। हेट्रोट्रोपिक मतलब जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहे अपना खाना बनाने के लिए, यानी कि
डिसल्फो डिसल्फो विब्रियो डिसल्फो विब्रो। मुझे पता थोड़ा सा नाम चटपटा है, लेकिन कर लेंगे, करेंगे बिल्कुल, फोड़ के आएंगे। फ्री लिविंग कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हेट्रोट्रोपिक डिसल्फो विब्रो, इसका नाम याद रख लेना, हेट्रोट्रोपिक डिसल्फो विब्रो। अब आप कहोगे इसकी कोई ट्रिक नहीं है ना, है ना। फ्री लिविंग केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फ्री लिविंग कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में याद रखना CHD, सी है, ठीक है, CHD। या तो आप इसे CD से याद रखो, ठीक है, ABCD। ए से ये एनारोबिक, ठीक है, मतलब ए से फ्री लिविंग समझ लो, आजाद, फ्री लिविंग, ठीक है। बी से बैक्टीरिया, सी से कीमोसिंथेटिक, डी से डी सर्पोविब्रो। या फिर आप याद रखते हो HD, HD मतलब हेट्रोट्रोपिक डी सर्पोविब्रो। अब डी सर्पोविब्रो कैसे याद रखें, आपने याद सुना होगा ना, क्रिश्चियंस के नाम में, इंग्लैंड के नाम में क्या होता है, डिसेल्वा, है ना, होता है ना, पीटर डिसेल्वा। डिसेल्वा का नाम, डिसेल्वा कास्ट होती है ना, तो याद रखो डी सेल्वा बीब्रो, मतलब उसका नाम है डिसेल्वा बी, डिसेल्वा वी, ठीक है, डिसेल्वा है उसका नाम, डिसेल्वा वी। और आप उसे बोल रहे हो ब्रो, ब्रो, ठीक है। तो हेलो डिसेल्वा ब्रो, तो दिसल्फा मतलब सल्फा को थोड़ा सा ब्रेक कर दो, सल्फो, तो दिसल्फो विब्रो, बस हो गया। और क्या चाहिए, ठीक है। ABCD HD से याद रख लो, ABCD HD मतलब फ्री लिविंग कीमोसिंथेटिक लिविंग, फ्री लिविंग कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब कि फ्री लिविंग है, कीमोसिंथेटिक मतलब सी, तो डी से क्या आ जाएगा, सी तक पहुंच गए, डी से क्या आ जाएगा, डिसल्फा ब्रो, डिसल्फा ब्रो मतलब डी सल्फो विब्रो, समझ गए। चलो, कीमोसिंथेटिक, सॉरी, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत सिंपल है। एक होगा हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट बियरिंग मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। हेट्रोसिस्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है, एक ऐसा प्रोटीन होता है उसके अंदर, एक ऐसा एंजाइम समझ लो, जो कि बेसिकली क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। याद रखना, नाइट्रोजन सबसे पहले अमोनिया में ब्रेक होएगी, अगर बारिश हुई तब जाके वो अमोनिया, वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है, वरना वो मोस्टली अमोनिया में कन्वर्ट होती है। तो अगर हेट्रोसिस्ट है मतलब वो नाइट्रोफिकेशन, नाइट्रोजन वो अमोनिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जिनके पास हेट्रोसिस्ट नहीं होता, ठीक है, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते। हेट्रोसिस्ट होता है नोस्टोक, एनाबेना, राइबुलारिया, कैलोथ्रिक्स, कोई भी दो याद कर लो। हैन, हैन से याद रख लो, हेलो हैन, ठीक है। हैन बेन, एक इंसान है जिसका नाम हैन बेन है, उसे साइनोबैक्टीरिया बहुत पसंद है। हैन बेन को साइनोबैक्टीरिया बहुत पसंद है। हैन मतलब हेट्रोसिस्ट बियरिंग एन, या फिर हैन से याद रख लो। हैन को ना, मतलब हैन को साइनोबैक्टीरिया बहुत पसंद है। साइनोबैक्टीरिया मतलब साइनोबैक्टीरिया, हैन मतलब हेट्रोसिस्ट, और ए मतलब एनावेना, और एन मतलब नोस्टोक, समझ गए। बहुत बढ़िया, लाइक करो, जल्दी लाइक करो। नॉन हेट्रोसिस्ट बियरिंग, नॉन हेट्रोसिस्ट बियरिंग मतलब कोई भी दो याद कर लो, NH ऑसिलेटोरिया, या फिर लिंगबिया प्लेक्टोनेमा। तो फोन से याद रख लो, फोन से, ठीक है, फोन से याद रख लो। प्लेक्टो, ये फोन से, P फॉर प्लेक्टोनेमा, S से हेट्रोसिस्ट, O से ऑसिलेटोरिया, N से नॉन। थोड़ा बहुत तो करोगे ना, कुछ तो आगे पीछे करना पड़ेगा। फोन से याद रख लो, फोन से मतलब प्लेक्टोनिमा, और O से ऑसिलेटोरिया, और HN से नॉन हेट्रोसिस्ट, ठीक है। याद रखो। अब तक हमने कितनी ट्रिक्स कर ली, ट्रिक्स कर ली ना। फ्री लिविंग, फ्री लिविंग मतलब फ्री लिविंग है सारे के सारे, और क्या है, ऑक्सीजन बियरिंग है। अगर ऑक्सीजन भी होगी, फोटोसिंथेसिस धूप भी होगी, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और धूप की प्रेजेंस में क्या होगा, जो ऑक्सीजन भी होगी, धूप भी होगी, ऑक्सीजन ओस, क्लोरीन, क्लोरीन ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्लोरीन ब्रेकडाउन होने से क्या होगा कि क्लोरोबियम बन जाएगा, क्लोरोबियम और क्रोमेशियम, ठीक है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रिक से याद रखनी इतनी मुश्किल होती है ना, कि आपको ऑन द स्पॉट याद नहीं आएगी, टेंशन इतनी होती है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब अगर धूप, ऑक्सीजन है पर धूप नहीं है, तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ मतलब बेजरिंकिया, एजोस्पाइरल, सॉरी एजोटोबैक्टर, और बस कोई भी याद कर लो, बेजरिंकिया, बाढ़ से, डी से डेक्सेरिया, और और एना ये क्या कर सकते हैं इसे, एजोस्पाइरल, ये एजोमोनास, ठीक है, और एजोटोबैक्टर। अगर हम बात करें फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एनारोबिक बैक्टीरिया की, मतलब ऑक्सीजन नहीं है लेकिन धूप है, उससे क्या होगा, जो रोड है वो पिघल जाएगी। पिघलने की वजह से क्या होगा, उसे स्पाइरल कर देंगे, रोडोस्पाइरलम, ठीक है। अगर धूप भी है और ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा, धूप धूप भी नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है, तो उससे क्या होगा, जो क्लोस्ट्रीडियम यानी कि
हमें धूप भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, मतलब कमरे के अंदर रहो, कमरे के अंदर क्लोज रहो, 3 लोग हो ट्राई, और डीएम मतलब डीएम करो सबको कि धूप नहीं है, अंदर रहना। कीमोसिंथेटिक मतलब एक है हेट्रोट्रोपिक मतलब कि ABCD। कीमोसिंथेटिक मतलब डिसल्फोवेब्रा, डिसल्फोविब्रो। साइनोबैक्टीरिया एक है हेट्रोसिस्ट, हैन जिसे बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, ए फॉर एनाबिना, एन फॉर नॉस्टॉक, ठीक है। एक है फोन, फोन पी से प्लेक्टोनिमा, ओ से फोन, पी एच से हेट्रोसिस्ट, ओ से ओसिलेटोरिया, एन से नॉन, ठीक है। पता है थोड़ी सी मुश्किल तो मुझे भी हो रही है, पर याद तो करना पड़ेगा ना। फ्री लिविंग फंजाई, फंगस से तो याद रखो ईस्ट, ईस्ट ऑफ पुलुरेरिया, ठीक है। फंगस जैसे याद है ना, याद रखना ईस्ट, ठीक है। ये तो सिंपल है, फंगस तो हमें पता है, यीस्ट इतना हम केक वगैरह बनाने में यूज करते हैं। एक याद कर लो इसमें, एक याद कर लो, यीस्ट। फंगस को हम याद रखते हैं यीस्ट, ठीक है। द एसिम्बायोटिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेस आर क्वाइट प्रिमिटिव। द फिक्सेशन इज द रिडक्शन प्रोसेस इंडिपेंडेंट ऑफ रेस्पिरेशन। जो फिक्सेशन होती है ना, वो रिडक्शन प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन गेन होता है और ऑक्सीजन लॉस होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेस्पिरेशन। अब क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं, ऑक्सीजन चाहिए नहीं मतलब रेस्पिरेशन भी नहीं होगी। रेस्पिरेशन तब होती है जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करते हैं, लेकिन इसके अंदर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, इसका मतलब हमें रेस्पिरेशन करनी ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा, दीज ऑर्गेनिज्म फिक्स नाइट्रोजन मोर एक्टिवली अंडर पुअर एरेशन प्रोवाइडेड नो हाइड्रोजन गैस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन मोर एक्टिवली अंडर पुअर एरेशन। ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं करते, और इनको प्रोवाइडेड नो हाइड्रोजन गैस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, और कोई भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। एसोसिएटेड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, अभी 15 पेजेस हैं। Associated symbiotic nitrogen fixation. Certain bacteria living in close contact with the root of cereal and grasses fix nitrogen. एसोसिएटेड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब जब हम किसी एसोसिएशन में काम करते हैं। एसोसिएशन मतलब कि ऐसे ट्रांजिशन जोन जिसमें रूट और सोइल के बीच में एक ना लेयर बनी होती है, जिसे हम बोलते हैं राइजोस्फीयर। मतलब एक होता है जहाँ मिट्टी होती है, एक होता है जहाँ जड़ें होती हैं। मिट्टी और जड़ें का जो सरफेस होता है उसे हम बोलते हैं राइजोस्फीयर। एंड समटाइम एंटर द रूट्स, और ठीक है, और समटाइम ये जो बैक्टीरिया होते हैं या वो रूट्स में एंटर कर जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं राइजोबियम, ठीक है। ये जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए रूट में चले जाते हैं, और इन टर्न बैक्टीरिया गेट नरिशमेंट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट रिलीज बाय द रूट्स। तो रूट्स को क्या हो गया, नाइट्रोजन मिल गई, और बैक्टीरिया को क्या मिल गया, कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए, जिससे कि वो क्या करते हैं, जिससे कि वो अपने आप का न्यूट्रिशन और नरिशमेंट ले लेते हैं, और बाकी सारा प्लांट को दे देते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर, इनके कुछ एग्जांपल याद रखना। इससे बेस बास से याद रखना, बास, बैजरिंकिया इन एसोसिएशन विद रूट ऑफ शुगर केन, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। एक है एजोस्पाइरिलम ब्रासिलेंस इन एसोसिएशन विद सीरियल रूट्स, ठीक है। एजोस्पाइरिलम जो है वो सीरियल रूट के साथ एसोसिएशन करता है। एक है बेजरिंकिया जो कि शुगर केन के साथ एसोसिएशन करते हैं। एक है एजोटोबैक्टर पैस्पाली जो कि ट्रॉपिकल ग्रास पैस्पेलम नोटेटम में क्या करता है, रूट्स के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। एजोटोबैक्टर जो है वो पैस्पेलम नोटेटम के साथ क्या करता है, रूट के साथ इंटरेक्ट करता है। सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी कुछ नहीं है, जिसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनती है, जिसमें एक जो है पर्टिकुलर प्लांट या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बिहाफ में काम करता है। यानी कि मैं आपको खाना दे रहा हूँ, आप मुझे घर दो, ठीक है, या फिर मैं आपको खून दूँ, आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। तो इन सब में क्या है, एक दूसरे के अंदर सिम्बोसिस होगी कि मैं आपको कुछ दे रहा हूँ तो आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, आपको मैं दे रहा हूँ कुछ तो मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही होती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें क्या होता है, सच एन एसोसिएशन बिटवीन बैक्टीरिया एंड होस्ट इज इकोलॉजिकल। ये तो इकोलॉजिकल होती है, एनवायरनमेंट में अगर कुछ चाहिए, जैसे हम प्लांट्स हैं, हम और प्लांट्स हैं, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम प्लांट्स को पानी देते हैं, तो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एसोसिएशन होगी ना। The various examples of cyanobacteria symbiotic biological nitrogen fixation can be grouped under the following three categories. एक होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेजुमिनस प्लांट्स, ठीक है। एक होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेजुमिनस प्लांट। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन फिक्सर्स इन लार्ज नंबर ऑफ लेजुमिनस प्लांट इंक्लूड जीनस राइजोबियम मेनली। दे एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इनसाइड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑन द रूट्स कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि वो क्या करते हैं, रूट्स की जो टिप होती है ना उस पर अटैक करते हैं। उनके को ऐसा होता है ना, प्लांट जब कट होते हैं ना तो उनके जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम ना दूसरों को यानी कि राइजोबियम को अट्रैक्ट करते हैं, राइजोबियम को अट्रैक्ट करते हैं उनकी स्मेल से, और स्मेल की वजह से जो राइजोबियम है ना वो उसकी ना क्या वो करते हैं, टिप्स पे आ जाते हैं।
वो टिप्स पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे ऐसे टिप्स पे इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, वो बीच में से उसको ना क्या करते हैं, तोड़ते हैं और उसके अंदर से ना एक इन्फेक्शन थ्रेड निकाल देते हैं। एक इन्फेक्शन थ्रेड मतलब एक धागे जैसी एक पाइप निकाल देते हैं, एक पाइप, और ना उसके अंदर से वो चले जाते हैं, राइजोबियम चलते जाते हैं जाते जाते हैं और अंदर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पहले इतना था, फिर इतना होता है, फिर इतना होता है और फिर ये ऐसे फूल जाता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे फूल जाता है या फिर ऐसे, ठीक है। ये देखो, ये दिख रही है ना आपको, ये ऐसे फूल जाता है, ठीक है, ऐसे फूल जाता है, फिर उसके अंदर वो बैठे रहते हैं और ना नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ऐसे बनता है इसका रूट नोडुलस क्लस्टर। द बैक्टीरिया फिक्सेस द नाइट्रोजन ओनली व्हेन दे आर प्रेजेंट इनसाइड द नोड्यूल्स। वो तभी नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं जब वो नोड्यूल्स के अंदर बैठे रहते हैं। द एसोसिएशन इज रिगार्डेड एज सिम्बायोटिक बिकॉज द रू होस्ट प्लांट सप्लाइज द नोडुल बैक्टीरिया। जो ये एसोसिएशन है वो आप कैसे कह सकते हो सिम्बायोटिक है, क्योंकि इसके अंदर जो नोड्यूल फॉर्मेशन है, प्लांट्स को क्या मिल गया, नाइट्रेट्स में नाइट्रोजन मिल गई, और जो ये राइजोबियम है उसको कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए। तो इन रिटर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म सप्लाई फिक्स्ड नाइट्रोजन टू द होस्ट प्लांट, ठीक है। ब्रैडीराइजोबियम जैपोनिकम, ब्रैडीराइजोबियम याद रखो, इज अ स्लो ग्रोइंग सिम्बायोंट ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन के सबसे स्लो ग्रोइंग सिम्बायोंट यानी कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं वो है ब्रैडीराइजोबियम, जो सोयाबीन के साथ एसोसिएशन आते हैं अपनी, जो सोयाबीन से न्यूट्रिशन लेते हैं और सोयाबीन को नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। एक है एजोराइजोबियम। एजोराइजोबियम मतलब इज अ स्टेम नोडल फॉर्मिंग सिम्बायोट इन सस्पेनिया स्पीसीज। सस्पेनिया स्पीसीज में क्या होता है, स्टेम नोडल्स बनते हैं, यानी कि ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, नीचे जो जड़ें होती है उसे हम रूट बोलते हैं, ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम शूट बोलते हैं। उसके जहां से बर्ड्स निकलती है ना, साइड की ग्रोथ होती है, आउट ग्रोथ निकलती है, जहां से पत्ते निकलते हैं उसे बोलते हैं स्टेम, ठीक है। तो जो एजोराइजोबियम होता है ना, जिसे हम एजोराइजोबियम कॉलिनोडेनंस बोलते हैं, वो बेसिकली स्टेम नोड्यूल फॉर्मेशन करता है, जो कि सेसबेनिया स्पीशीज में होता है, ठीक है। जो ब्रैडीराइजोबियम है वो तो लाइक रूट्स के साथ कंबाइन करते हैं, लेकिन जो एजोस्पाइरलम है वो स्टेम के साथ कंबाइन करते हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है नोड्यूल्स के साथ, वो नॉन लेजुमिनियस भी हो सकती है, लेजुमिनियस भी हो सकती है। अभी जो हमने पढ़ी वो लेजुमिनियस थी, अब हम पढ़ेंगे नॉन लेजुमिनियस। Many plants belonging to the family other than Leguminosae are known to produce root nodules. The important among them are primarily trees and shrubs. ठीक है, उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट होती है वो ट्रीज और shrubs होती हैं। The important example of non-leguminous plants that produce root nodules and fixing bacteria are, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। Genus Frankia forms root nodules in association with Alnus. जो फ्रैंकिया है वो एलनस के कंबाइन करता है, एलनस फ्रैंकिया, ठीक है। कैजोरिना में, इक्विसेटोफोलिया में, या फिर मैरिका गेल में, ठीक है। जो राइजोबियम होता है वो रूट नोडल फॉर्मेशन करता है पैरास्पोनिया में। समझ लो बस, आप एक बार इसे पढ़ो अच्छे से। राइजोबियम जो होता है वो पैरास्पोनिया में, एलनस जो होता है वो फ्रैंकिया में, और जो लीफ नोडल्स होते हैं वो कैल्बिसेरिया में, ठीक है। रूट नोडल्स आर फॉर्म बाय द बैक्टीरिया क्लैप्सिला इन जीनस साइकोट्रिया साइकोट्रिया एंड बाय बैक्टीरिया बर्कोडेरिया इन जीनस पेविटा जमरमानिया, ठीक है। तो जो रूट नोडल्स होते हैं क्या वो क्लैप्सिला जो होता है वो लीफ के साथ नोडल्स में आता है, लीफ के साथ लीफ के अंदर इकट्ठा होता है, जिससे वो उसके अंदर ग्लूकोज लेवल या ग्लाइकोजन लेवल को एब्जॉर्ब कर सके और उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर सके साइकोट्रिया में। और जो बैक्टीरिया होते हैं बुरकोल्डिया, वो क्या करते हैं, जिमरमेनिया, ठीक है, जिमरमेनिया में क्या करते हैं अपने आप को वो सिम्बायोट करते हैं, एसोसिएट करते हैं। ये नॉन लेजुमिनस होते हैं, मतलब ये रूट में पार्टिसिपेट नहीं करते, रूट नोड्यूल्स में आते हैं, लेकिन ये अदर देन रूट्स के फॉर्मेशन करते हैं, जैसे लीफ में कर लिया, ठीक है, या फिर कहीं और रूट में कर लिया, या फिर रूट में ना करके लीफ में कर लिया, ठीक है, सिंपल है। नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू नॉन नोड्यूलेशन, जो नॉन नोड्यूलेशन यानी कि नोड्यूल फॉर्मेशन ना करते हुए नाइट्रोजन फिक्सेशन करें, उनके कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं। इसे हम बोलते हैं मतलब इनके कुछ ऐसे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है जो कि नोड्यूल्स फॉर्म में होते हैं, जिसमें सच एसोसिएशंस आर सूडो सिम्बायोटिक। जो एसोसिएशन होती है उन्हें हम सूडो सिम्बायोटिक बोलते हैं। सूडो सिम्बायोटिक, सूडो मतलब फॉल्स, सिम्बायोटिक मतलब जो एसोसिएशन तो बनाते हैं लेकिन फॉल्स एसोसिएशन बनाते हैं, फॉल्स एसोसिएशन बनाते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर, लाइकन्स की अगर हम बात करें, जो कि फंगस और एल्गी के बीच की लाइकन्स के फंगस और एसोसिएशन के बीच की सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जिसमें जो फंगस है वो मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है और जो एल्गी है वो उसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। साइनोबैक्टीरिया बेस्ट एग्जांपल है। एंथोसीरोस जो कि ब्रायोफाइट्स और नोस्टोक के बीच की है वो है। एंथोसीरोस जो है वो एक ब्रायोफाइट है जो कि नोस्टोक के साथ एसोसिएशन आता है। बस आपको पढ़ना है,
एजोला एक फोन है जो कि एनाबेना के साथ वो बनाता है, अपनी एसोसिएशन में आता है। साइकिल जो है जिम्नोस्पर्म है जो कि एनाबेना और नोस्टो के साथ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो कोरालॉइड रूट्स में बनाती है। ठीक है, जो साइकस है ना वो एक जिम्नोस्पर्म है जो कि एसोसिएशन बनाता है एनाबेना नोस्टो के साथ या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ इन कोरलोइड रूट्स, जो कोरल्स में अपनी रूट्स में क्या करता है, कोरल अपने रूट्स में क्या करता है, एसोसिएशन बनाता है। गुनेरिया मैक्रोफाइला, जो गुनेरा मैक्रोफाइला है एन एंजियोस्पर्म एसोसिएटेड विद नोस्टोक इन इट्स स्टेम। स्टेम के अंदर क्या करती है वो, स्टेम के अंदर यानी कि जहाँ से पत्तियां निकलती हैं उस हिस्से में जो गुनेरा माइक्रो मैक्रोफाइला है वो एंजियोस्पर्म है जो कि नोस्टो के साथ एसोसिएशन बनाता है इन स्टेम। मुझे पता है थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है ये, देखो समझने वाली बात है सारी, आप जितना रीड करोगे उतना आपको समझ में आएगा। जो डिजिटेरिया है ना या फिर सोरगम है या फिर मेज है जो कि एसोसिएशन रूट्स है उनकी यानी कि जड़ें हैं वो स्पाइरल के साथ एसोसिएशन आती है। सिम्बायोटिक डाइजोट्रोफ्स आर मोर एडवांस एंड एफिशिएंट 100 to 200 टाइम्स देन एसिम्बायोटिक डाइजोट्रोफ्स। जो सिम्बायोटिक डाइजोट्रोफ्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिम्बायोटिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और एडवांस होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, 100 से 200 गुना ज़्यादा टाइम होते हैं देन एसिम्बायोटिक डाइजोट्रोफ्स, क्योंकि उनके पास एसोसिएशन हो जाती है ना, सिम्बायोटिक डाइजोट्रोफ के पास एसोसिएशन होती है जो कि बेसिकली क्या करते हैं, जो कि बेसिकली बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करते हैं, एसोसिएशन बना के अपने प्रोसेस को काफ़ी ईजी बना लेते हैं। लेकिन जो एसिम्बायोटिक डाइजोट्रोफ्स होते हैं ना वो बेसिकली ज़्यादा एसोसिएशन ना बनाने की वजह से अकेले काम करते हैं, इसलिए उनकी प्रोसेस स्लो होती है एज कम्पेयर टू सिम्बायोटिक डाइजोट्रोफ्स। प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर हम बात करें तो 7 चीज़ें और आगे। प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन की मदद से अमोनिया बनता है, फिर अमोनिया से क्या करते हैं डाई नाइट्रोजन की ये जो अमोनिया बनता है नाइट्रोजन उसकी मदद से अमोनिया फिर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। दिस एंजाइम वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनारोबिक डाइनाइट्रोजन, जो नाइट्रोजनस होता है वो क्लोस्ट्रीडियम से वो होता है एक्सट्रैक्ट होता है। लेटर दिस हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम मोस्ट अदर N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, वो दूसरे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से भी क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंजाइम ही तो है। इसका जो मैकेनिज्म है वो क्वाइट सिमिलर है नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट से। द एंजाइम हैज बीन फेयरली वेल कैटेगराइज्ड and the enzymes from the different system are commonly shared the properties allowing a unified system single description of nitrogenase। ठीक है, सिंपल है। nitrogenase is a nitrogenase is a functional enzyme which reduces N2 to ammonia and depend on energy source from ATP। ठीक है, नाइट्रोजनस जो है वो एक एनारोबिक एंजाइम है जो कि नाइट्रोजन को यानी कि N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो कि इसके अंडर काम करता है, जो कि एटीपी के प्रेजेंस में काम करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं करता। मैं पहले ही बता दूं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं करता, एटीपी के प्रेजेंस में करता है। द नाइट्रोजनस हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज MoFe, यानी कि इसके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक इसके पास होता है मोलिब्डेनम आयरन वो कॉम्बिनेशन कोफैक्टर, और एक होता है इसके पास मोलिब्डेनम और इसके बाद होता है आयरन प्रोटीन। ठीक है, एक इसके पास होता है मोलिब्डेनम आयरन जिसे हम बोलते हैं मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, और एक होता है इसका आयरन प्रोटीन। टू कंपोनेंट्स आर नेसेसरी फॉर नाइट्रोजनस एक्टिविटी। ये दोनों के दोनों नाइट्रोजनस एक्टिविटी को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है जिसे हम मोफी बोलेंगे, मोफी प्रोटीन जो है वो बेसिकली 4 सब यूनिट से मिलकर बनता है, और इसके पास 2,20,000 तक की या फिर 2,70,000 तक की डेल्टन्स की क्या होती है, यूनिट्स होती हैं, यानी कि ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। एंड इट इज द बिगेस्ट कंपोनेंट, और ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है, बिगेस्ट कंपोनेंट, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन से मिलकर बने। एफी प्रोटीन जो होता है ये 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है। ठीक है, इसका मोलिकुलर वेट होता है 60,000 डेल्टन। अमोनिया इसका एंड प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। द ओवरऑल रिएक्शन इज N2 plus 3H2 in the presence of ATP gives 2NH3। इसका जो जनरल पाथवे होता है ऑफ N2 फिक्सेशन का वो कुछ ऐसा होता है जिसमें जो प्रोसेस होता है उसमें एटीपी लगता है, रिडक्टेंट यानी कि जो रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन की गेनिंग यानी कि हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं वो होता है, विच आर प्रोवाइडेड बाय फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोवाइड करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में होती है। 16 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं एटीपी के टू फिक्स अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 16 मॉलिक्यूल लगते हैं एटीपी के। ठीक है, कुछ ऐसा प्रोसेस आप देख सकते हो जिसमें नाइट्रोजनस जो है वो रिड्यूस होकर बना रहा है C2H2, नाइट्रोजनस और हाइड्रोजन को गेन करेगा जिससे क्या बन जाएगा C2H4, जिसे हम बोलते हैं इथीन। हाइड्रोलिसिस होगी एटीपी की एडीपी में, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर को रिड्यूस करेंगे। फेरिडॉक्सिन और फ्लेवोडॉक्सिन को वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर्स है ये,
पैराडॉक्सिन और फ्लेवोडॉक्सिन जो है इलेक्ट्रॉन डोनर्स की तरह काम करते हैं, जो कि रिड्यूस करते हैं N2 यानी कि नाइट्रोजन को अमोनिया में। द अमोनिया इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन। अमोनिया जो है वो सबसे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, जो कि सबसे पहला प्रोडक्ट है जो कि एंजाइम की तरह, सॉरी, जो कि प्लांट्स के फॉर्म में यूज हो सकता है, एंड इज एसिमिलेटेड बाय जीएस गोगट पाथवे। ठीक है, ये एक पाथवे होता है जीएस गोगट पाथवे, जो कि नाइट्रोजनेज जो होता है ऑक्सीजन लाइबल प्रोडक्ट होता है वेरियस प्रोटेक्शन की वजह से, जो एनारोबिक होता है, जिसमें क्या करते हैं लाइक हीमोग्लोबिन यूज करते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को परफॉर्म करते हुए। ऐसा कुछ प्रोसेस होता है जिसे आप देख सकते हो, जिसमें मैकेनिज्म क्या परफॉर्म होता है। मैकेनिज्म होता है रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम। जो नाइट्रोजनस एंजाइम है वही रिडक्शन में हेल्प करता है, सॉरी रिडक्शन में तो हेल्प करता ही है, और तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मॉलिक्यूल और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। 6 इलेक्ट्रॉन लगते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन को टू मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन से दो मोल्स ऑफ अमोनिया बनाने के लिए हमें 6 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। इसकी रिएक्शन कुछ ऐसी है, जैसे आप देख सकते हो, N2 plus 8H positive plus 8 electron plus 16 ATP will give us 2NH3 plus 16 ADP positive plus 2H positive plus 16 Pi, यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कुछ रिडक्शन प्रोसेस ऐसा है इसका। N2 से डाइअमाइड बनेगा, फिर इसके बाद हाइड्रोजन बनेगा, फिर इसके बाद हाइड्रोक्सिलमाइन अमाइड, फिर इसके बाद अमोनिया। ठीक है, इट इज पोस्टुलेटेड दैट एटम्स ऑफ N2 आर सेपरेटेड through charge in the valency of metal ions, that is molybdenum, bound to the enzyme involved in the reduction of N2. For every electron transfer 4 ATP moles are required. ठीक है, हर एक ट्रांसफर के लिए 4 moles ATP एनर्जी चाहिए होती है। Hydrogenase uptake, hydrogenase uptake hydrogen converts released dihydrogen into N2 fixation during N2 fixation। मतलब कि जो ये होता है ना हाइड्रोजनेज, ये अपटेक हाइड्रोजनेज कन्वर्ट द रिलीज डाइनाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन ड्यूरिंग N2 फिक्सेशन। N2 फिक्सेशन के दौरान जो डाइहाइड्रोजन होता है उसे भी क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, रिलीज करते हैं, मतलब H2 को निकलते हैं, एंड साइकिल बैक द हाइड्रोजन फॉर एनर्जी जनरेशन। और उसी हाइड्रोजन को यूज कर लेते हैं एटीपी बनाने में, क्योंकि 3 हाइड्रोजन से एक एटीपी बनता है। Thus the combined 9-10% ATP requirement for N2 fixation process। और जितने भी N2 10% ATP होते हैं वो रिक्वायरमेंट में यूज होते हैं N2 फिक्सेशन प्रोसेस में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स की अगर हम बात करें, ये ऐसे प्रोसेस होता है जिसमें रूट नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है। फैक्टर इफेक्टिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर हम बात करें, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट या फिर अमोनिया की वजह से, अगर प्रेजेंस देखें नाइट्रेट्स और अमोनिया की, तो जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन होगी उतनी ज़्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उतनी ज़्यादा अमोनिया, और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी। प्रेजेंस ऑफ सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें कि अगर सी कैल्शियम कोबाल्ट मोलिब्डेनम हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को उतना ही इफेक्ट करेंगे जितना इतना ज़्यादा कंटेंट होगा, जितना इन्फ्लुएंसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन अलोंग विद पी यानी कि फॉस्फेट आयंस। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ये होगा वो उतनी ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन को, जितनी ज़्यादा क्या होगी पी, यानी कि जितनी ज़्यादा क्या होगी फॉस्फेट आयंस होंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी सोर्स यानी कि एटीपी की अवेलेबिलिटी होगी, तब क्या इफेक्ट होगा, तो जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा एडिशन ऑफ कार्बन सोर्स होगी, दैट इंक्रीजेस नाइट्रोजन फिक्सेशन। जितनी ज़्यादा एटीपी उतनी ही ज़्यादा कार्बन, उतनी ही ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी तक तो सब डायरेक्ट चल रहा है, जितनी ज़्यादा नाइट्रेट उतनी ज़्यादा अमोनिया नाइट्रोजन फिक्सेशन, जितनी ज़्यादा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उतनी ही ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन, जितनी ज़्यादा एनर्जी सोर्स उतना ही ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन। पीएच अगर न्यूट्रल होगा तो वो एजोटोबैक्टर के लिए फेवरेबल होगा और बेंजोइकिया के लिए एसिडिक होगा। ठीक है, पीएच अगर न्यूट्रल हुआ तब क्या होगा, वो एजोटोबैक्टर को तो फेवर करेगा ग्रोथ में, लेकिन बेंजोइकिया के लिए एसिडिक चाहिए। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर कैसा होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, गुड फॉर फिक्सेशन। थोड़ा सा ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, मीजोफिलिक मतलब 30 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, तब जाके वो अच्छी से रोल प्ले करेंगे, यानी कि रूम टेम्परेचर होना चाहिए। The enzyme requirement for biological nitrogen fixation is very high and is a major factor determines the amount of nitrogen fixed। ठीक है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत हाई होनी चाहिए, तभी वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें हेल्प करेगी। एंड एजोटोबैक्टर द रेट डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ अवेलेबल कार्बन। जो एजोटोबैक्टर है वो रेट पर डिपेंड करता है कार्बन के, कि वो कितना कार्बन डिपेंड करता है, कितना कार्बन प्रोड्यूस करता है। इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन सिंस फोटोसिंथेसिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। फोटोसिंथेसिस जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से एनर्जी बनाने का काम करती है, एटीपी बनाने का काम करती है। द रेट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। जो रेट है
नाइट्रोजन फिक्सेशन का, वो इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्ट फोटोसिंथेसिस, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, जैसे कि सनलाइट कितनी है, वाटर कितना है, ठीक है, इन सब के कंटेंट, और द रेट ऑफ ट्रांसलोकेटिंग फोटोसिंथेसिस टू द नाइट्रोजन फिक्सिंग सिस्टम। ट्रांसलोकेशन में भी हेल्प करता है फोटोसिंथेटेज में टू द नाइट्रोजन फिक्सिंग सिस्टम। ये कुछ एंजाइम्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। अब नाइट्रोजन प्रोटेक्शन मैकेनिज्म पे आए तो नाइट्रोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म चाहिए। लाइक हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो वो ऑक्सीजन को स्कैवेंज करते हैं टू प्रोटेक्ट नाइट्रोजन इन लाइजियम राइजोबियम सिम्बायोसिस, ठीक है। अगर हम बात करें कन्फर्मेटरी प्रोटेक्शन इन एजोटोबैक्टर एज वेल एज द हायर रेस्पिरेटरी रेट। जो प्रोटेक्शन है एजोबैक्टर में, एजोटोबैक्टर में, उसके लिए हाई रेस्पिरेटरी रेट चाहिए, मतलब कि हाई ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उसे, और तो और हाई ग्लूकोज लेवल ब्रेक होगा जिससे पायरुविक एसिड, सुक्रोज बनेगा, ऑडियोफेनाइल कंपाउंड बनेंगे, फ्रक्टोज बनेगा। थिक वॉल ऑफ हेटेरोसिस्ट प्रोड्यूस O2 इन BGA। थिक वॉल ऑफ हेटेरोसिस्ट प्रोड्यूस O2 इन साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी सिंस नाइट्रोजनेज आर प्रेजेंट इन द हेटेरोसिस्ट, ठीक है। हेटेरोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजनेज प्रेजेंट होता है, तो हेटेरोसिस्ट होगा तो नाइट्रोजनेज होगा। वो क्या करता है, ऑक्सीजन को आने नहीं देता उसके अंदर, जिससे क्या होता है, वो प्रोसेस और जल्दी एनहांस होता है। माइक्रो एरोफिलिक नेचर इन एजोस्पाइरिलम। जो उसका माइक्रो एरोफिलिक नेचर होता है यानी कि छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो एयर की प्रेजेंस में काम करते हैं एजोस्पाइरिलम में, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो एरोफिलिक यानी कि प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर में हेल्प करते हैं इन एजोस्पाइरिलम। लॉसेस ऑफ बाय नॉन बायोलॉजिकल वेस्ट। जो लॉस होता है एन का बाय नॉन बायोलॉजिकल वेस्ट कैसे होता है, नाइट्रोजन का लॉस कैसे होता है बाय नॉन बायोलॉजिकल वेस्ट। लीचिंग। अब नाइट्रोजन कैसे वेस्ट होती है, लीचिंग से। लीचिंग क्या होता है, जब बारिश होती है ना तो बारिश से जो सॉइल होता है वो पिघल के नीचे चला जाता है। पिघल के इन द सेंस जब बारिश होती है तो बारिश से जो वो जो सॉइल प्रेजेंट होता है वो सारा का सारा गल के नीचे बह जाता है, पानी में बह जाता है, तो उससे नाइट्रोजन जो उसमें प्रेजेंट होती है वो भी सारी सारी वेस्ट हो जाती है। देखते कैसे, 20 to 50% ऑफ द 20 to 50% of the fertilizer जिसमें नाइट्रोजन होते हैं। The most striking loss of nitrogen in rice soil where more than the half of the fertilizer applied get lost through leaching, ठीक है। तो क्या होता है कि जो चावलों के अंदर हम सॉइल उगाते हैं, चावलों सॉइल के अंदर हम चावल उगाते हैं, उससे क्या होते हैं कि जो बारिश होती है या फिर जो पानी बहता है, ओवर वाटरिंग होती है, उससे क्या होता है 20 to 50% जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो उस नाइट्रोजन को वेस्ट कर देते हैं। पानी होता है उससे वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है मोस्ट ऑफ द जो अप्लाइड होता है सॉइल में वो सारा का सारा क्या होता है फर्टिलाइजर वेस्ट हो जाता है लीचिंग की वजह से, जिसमें नाइट्रोजन भी होती है वो सारी वेस्ट हो जाती है। वोलेटाइलाइजेशन, वोलेटिलाइजेशन मतलब कि अनदर फैक्टर इज वोलेटाइलाइजेशन ऑफ अमोनिया इन सॉइल 5 to 20%। वोलेटाइलाइजेशन ऑफ अमोनिया मतलब अमोनिया बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है यानी कि बहुत ज़्यादा वो अनरिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिक्सेशन ऑफ अमोनिया इन सॉइल इज अ माइनर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर टू ओवरऑल लॉस ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। क्योंकि ये जो अमोनिया होता है ना ये बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन फॉर्म करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जिससे कि जो नाइट्रोजन होती है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाती है और प्रॉपर नाइट्रोजन जो होता है वो यूटिलाइज नहीं होती। सच लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन बाय फिजिकल कॉजेज एंड बाय नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स। कुछ केमिकल्स को हम अप्लाई करके नाइट्रोजन फिक्सेशन को, नाइट्रिफिकेशन को, डीनाइट्रिफिकेशन को हम और भी अच्छा बना सकते हैं, जिससे कि हम क्या करें, सम केमिकल्स को यूज करके हम उसे इफेक्टिव बना सकते हैं कि कम से कम नाइट्रोजन यूज हो और ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना हो। जो प्रोसेस केमिकल्स है ना वो कुछ ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि जिससे जो रेट होता है ना रिलीज ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स का फ्रॉम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वो रिटार्ड हो जाता है, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में होती है, जिससे कि जो बैक्टीरिया है वो बहुत कम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन को यूज करते हैं, जिससे कि उनकी एक्टिविटी भी हो जाती है और नाइट्रोजन वेस्ट भी नहीं होता। अमोनिया एसिमिलेशन N2 की अगर हम बात करें, N2 फिक्सेशन रिजल्ट्स इन NH4 फॉर्मेशन। अमोनिया की अगर हम एसिमिलेशन की बात करें तो जो नाइट्रोजन है वो NH4 यानी कि अमोनिफिकेशन के फॉर्म में यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के फॉर्म में वो क्या करती है। अगर देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ना उसमें ना नाइट्रोजन फिक्स हो रही है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसमें अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन सब कुछ आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अमोनिफिकेशन की तो नाइट्रोजन से अमोनिया बनते हैं, ठीक है। फिर से अमोनिया से ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं, ठीक है। वो अमोनिया जब ऑर्गेनिक एसिड से यानी कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बन हाइड्रोजन के जो एसिड्स होते हैं उससे रिएक्ट करते हैं, अमीनो एसिड्स बनाएगा, और वो अमीनो एसिड्स यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर। जीएस, जीएस जो होता है ग्लूटामिन सिंथेसिस सिंथेटेस, वो यूज होता है अमोनिया के अंदर। गोगट, गोगट होता है ग्लूटामेट सिंथेसिस, ग्लूटामेट सिंथेसिस होता है सिंथेस। वो क्या करते हैं ग्लूटामेट सिंथेस की मदद से, क्या वो तो ग्लूटामिन सिंथेस था, ये है ग्लूटामेट सिंथेस।
जिसमें क्या होता है वो यूज होता है प्लांट्स के थ्रू, जिससे वो क्या करते हैं उसे और अच्छे से यूटिलाइज करके वो अब उसे यूज कर लेते हैं। असिमिलेट मतलब यूज करना, कि वो कैसे अपने एनर्जी की फॉर्म में से यूज करते हैं। जीडीएच ग्लूटामेट डाइहाइड्रोजनेज, ग्लूटामेट डाइहाइड्रोजनेज भी यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन होता है ना, हाइड्रोजन लूज होता है, लॉस, ठीक है उसमें। जेनेटिक्स, एनआईएफ जीन्स जो होते हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर N2 फॉर्मेशन, N2 फिक्सेशन। जो एनआईएफ जीन्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, और एनआईएफ जीन्स जो होते हैं वो 22 होते हैं विच आर लोकेटेड इन 7 to 8 क्लस्टर्स। जो नाइट्रोजन ये एनआईएफ जीन्स होते हैं ना, वो बेसिकली क्या करती है, 22 में 22 इन नंबर होते हैं, 22 होते हैं हर प्लांट में, जिसमें वो 7 से 8 क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि 7 से 8 क्लस्टर में, यानी कि वो 3 ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है 3 ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें 7 7 7 होके अलग अलग फॉर्मेशन ऑफ फेनोमेना में हेल्प करते हैं। जेनेटिक्स ऑफ नोड्यूलेशन एंड एनाटॉमी फिक्सेशन की अगर हम बात करें, रूट नोड्यूल बैक्टीरिया एंड सिम्बायोसिस विद लेज्यूम्स, one of the most interesting and important plant bacterial interaction is that between leguminous plant and certain gram negative bacteria fixing bacteria। राइजोबियम, जैसे कि हम बात करें ब्रेडी राइजोबियम की, ब्रेडी राइजोबियम की, सिनोर राइजोबियम की, मीजो राइजोबियम की, एजो राइजोबियम आर ग्राम नेगेटिव मोटाइल रोड्स। ग्राम नेगेटिव मतलब अगर आप इस पर स्टेन डालोगे ना, इस पर आप कलर करोगे तो ये कलर नहीं होएगा, इसकी सेल बहुत स्मूथ होती है और ये कलर नहीं देती, ठीक है, और ये कलर नहीं देती। Infection of the root of the leguminous plant with the appropriate species of one of these generally leads to the formation of root nodules। ठीक है, जो इन्फेक्शन होती है रूट नोड्यूल्स की वो बेसिकली अप्रोशिएट होती है इन स्पीसीज के लिए, जो कि वन ऑफ द स्पीसीज जनरा से बिलोंग करते हैं, जनरा से बिलोंग करती है, जो कि फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स में हेल्प करती है, दैट आर एबल टू कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन टू कंबाइन नाइट्रोजन, अ प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, आपको पढ़ लिया आपने कि जो नाइट्रोजन होती है N2 वो अमोनिया में कन्वर्ट होती है बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, या फिर डिफरेंट नाइट्रोजन कंपाउंड्स में यूज होती है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेज्यूम राइजोबियम सिम्बायोसिस इज ऑफ कंसीडरेबल एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस। जो राइजोबियम के थ्रू वो होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा नाइट्रोजन कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाती है। बिकॉज नाइट्रोजन डेफिशिएंसी ऑफन अकर्स इन अनफर्टिलाइज्ड बेयर सॉइल, जो कि अनफर्टिलाइज्ड बेयर सॉइल होता है उसके अंदर जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। नोड्यूलेटेड मॉड्यूलेटेड लेज्यूम्स आर एट सेलेक्टिव एडवांटेज। जो मॉड्यूलेटेड लेज्यूम्स होते हैं वो सेलेक्टिव एडवांटेज के होते हैं अंडर सच कंडीशंस, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो कि ग्रो करते हैं वेल इन एरियाज वेयर द प्लांट्स कांट। जो प्लांट्स होते हैं ना, जहाँ प्लांट्स जो साधारण प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, वहाँ पे जो लेज्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो आसानी से ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती ही नहीं, तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती इसलिए वो आसानी से ग्रो कर जाते हैं। CIG क्या होता है? CIG refers to the group of leguminous plants that will develop effective nodules when inoculated with the rhizobia obtained from the nodules from any member of that leguminous group। क्या होता है ये एक ऐसा ग्रुप होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स का जो कि इफेक्टिव नोड्यूल्स फॉर्म करता है, और उसे वो क्या करता है राइजोबियम के साथ शेयर करता है, obtained from the nodules from any member of that leguminous group। ठीक है, तो ऐसे CIG क्या होते हैं, ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट्स जो कि राइजोबियम के साथ रूट नोड्यूल्स फॉर्म करके न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। स्टेजेस इन रूट नोड्यूल फॉर्मेशन, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन के स्टेजेस क्या होते हैं, मतलब छोटा सा पार्ट रह गया, पॉइंट्स में कवर करेंगे। स्टेजेस क्या होते हैं रूट नोड्यूल फॉर्मेशन के? रूट नोड्यूल फॉर्मेशन क्या होती है, ऐसे स्टेजेस जो कि इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म करने में हेल्प करते हैं और डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल्स में हेल्प करते हैं, वो ऐसे हैं। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ करेक्ट पैरामीटर ऑन द पार्ट ऑफ बोथ प्लांट एंड बैक्टीरियम एंड अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरियम टू द हेयर रूट्स। मैंने आपको बोल दिया था कि पहले उसमें से कट लगेगा, और कट लगने की वजह से उसके ऊपर इन्फेक्शन होगी, और इन्फेक्शन से जो एंजाइम्स निकलेंगे उससे उस पे बैक्टीरिया आ जाएंगे, और बैक्टीरिया उसको टिप पे क्या कर देंगे, उसे टिप पे ऐसे पकड़ लेंगे। एक्सक्रीशन ऑफ नोड फैक्टर बाय द बैक्टीरियम, ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ नोड फैक्टर होगी, नोडुलेशन फैक्टर जिसे हम बोलते हैं, बाय बैक्टीरियम। बैक्टीरियम जो होगा वो नोड फैक्टर रिलीज करेगा जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ठीक है। इन्वेजन ऑफ रूट हेयर बाय द बैक्टीरिया, फॉर्मेशन ऑफ एन इन्फेक्शन थ्रेड। इन्वेजन ऑफ होएगी मतलब बैक्टीरिया उसको बिल्कुल ही अपने काबू में ले लेगा, और इससे क्या होगा, वो उसको अपने इन्फेक्शन कॉज करके उसके अंदर एक इन्फेक्शन थ्रेड बना लेगा, इसके अंदर एक इन्फेक्शन थ्रेड बना लेगा ऐसे, ये समझो इससे इन्फेक्शन थ्रेड बना लेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बना लेगा ऐसे, ऐसे कि इन्फेक्शन थ्रेड बना लेगा। ट्रैवल टू मेन रूट थ्रू द इन्फेक्शन थ्रेड, ट्रैवल करेगा मेन रूट्स मतलब जहाँ पे मेन एरिया है ना उनका सेल्स का, वहां तक पहुंचेगा बाय इन्फेक्शन थ्रेड। फॉर्मेशन ऑफ डी फॉर्म बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियोइड्स, वहां पे क्या करेगा, डी फॉर्म बैक्टीरियल सेल्स को क्या करेगा, वो फॉर्म करेगा बैक्टीरियोइड्स की मदद से,
ठीक है, वहां पे डी फॉर्म यानी कि बैक्टीरियोइड बनना शुरू हो जाएंगे, बैक्टीरियल सेल विद इन द प्लांट सेल एंड डेवलपमेंट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग स्टेट, continued plant and bacterial division and formation of root nodules, mature root nodules। ठीक है, और क्या करेंगे, प्लांट की डिवीजन होगी, बैक्टीरियल डिवीजन होगी और वहां पे एक स्वेलिंग पार्ट बन जाएगा, एक स्वेलिंग पोर्शन, जिससे क्या हो जाएगी, रूट नोड्यूल होनी शुरू हो जाएगी। नोड्यूलेशन के इवेंट क्या होते हैं, पहले होएगी नॉर्मल रूट हेयर, पहले एक नॉर्मल रूट हेयर होएगी, एक्सुडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आएंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ राइजोबिया इन राइजोस्फीयर, राइजोबियम की वहाँ पे एक्यूमुलेशन होगी, वहाँ पे राइजोबियम आने लग जाएंगे। ये ओरिएंटेशन एंड बाइंडिंग ऑफ राइजोबिया, राइजोबियम अपने आप को ओरिएंट करेगा और देखेगा कि मुझे कहाँ पे आना चाहिए और कहाँ पे नहीं। IAA इंडोल एसिटिक एसिड प्रोडक्शन, इंडोल एसिटिक एसिड की प्रोडक्शन करेंगे जिससे कि रूट की फॉर्मेशन हो, रूट बड़ी होती है उससे। रूट हेयर कर्लिंग एंड डिफॉर्मेशन, रूट हेयर के कर्लिंग होने लग जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसी थी ना रूट, फिर ऐसे कर्लिंग होने लग जाएगी, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स, उसके डिफॉर्मेशन होने लग जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड बाय राइजोबिया, ये ऊपर वाला ही पार्ट बताया हुआ सारा का सारा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म होगा राइजोबियम की मदद से। फिर फॉर्मेशन ऑफ शेफर्ड क्रूक सेल्स एंड एंट्री ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। शेफर्ड क्रूक सेल्स, कुछ ऐसे सेल्स जो कि बेसिकली उसकी टिप पे अपने आप को फॉर्म करना शुरू कर देंगे, वो क्या करेंगे, एंट्री फॉर्म हो जाएगी इन्फेक्शन थ्रेड्स पे। ठीक है, थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरियोइड एक्सटेंडिंग इनटू रूट हेयर सेल्स, थ्रेड फॉर्म हो जाएंगे बैक्टीरियोइड्स अंदर जाके ना, बैक्टीरियोइड सेल्स फॉर्म हो जाएंगे रूट हेयर के अंदर। एंट्री ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड इनटू कॉर्टेक्स एंड ब्रांचिंग, कॉर्टेक्स के ऊपर इन्फेक्शन थ्रेड से अलग अलग बैक्टीरिया आने लग जाएंगे और रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होने लग जाएगी। अटैचमेंट एंड इन्फेक्शन की अगर हम बात करें, the roots of leguminous plant secretes a variety of organic compounds, वो ऐसी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि बेसिकली माइक्रोफ्लोरा यानी कि राइजोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोफ्लोरा में छोटे छोटे प्लांट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। This stimulation is not restricted to the rhizobia but occurs with a variety of rhizobia bacteria। ठीक है, इसमें rhizosphere बैक्टीरिया होते हैं। If they are rhizobia in the soil, they grow in the rhizosphere and build up to the high population density। अगर वो rhizobia है तो फिर वो high population density से क्या करते हैं, अपने आप को rhizosphere में grow करते हैं। Attachment of bacterium to plant in the legume, rhizobium symbiosis is the first step in the formation of nodule। नोड्यूल फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप है अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया उस पर अटैच होएगा प्लांट पे और क्या करेगा, लेज्यूम्स की फॉर्मेशन करेगा, मतलब राइजोबियम सिम्बायोसिस की, यानी कि जो रूट्स हैं वो सिम्बायोसिस के साथ सिम्बायोसिस एसोसिएशन बना लेंगे। अ स्पेसिफिक एडेशन प्रोटीन कॉल्ड रिका एडेशन। ठीक है, जो एक स्पेसिफिक एडेशन होती है जिस प्रोटीन को हम बोलते हैं राइका एडेशन, इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ऑल स्पीसीज ऑफ राइजोबियम। सारे ही सारे राइजोबियम स्पीसीज पे एक राइका एडेशन नाम का प्रोटीन होते हैं जो कि बेसिकली क्या करता है, बाय बाइंडिंग ब्रैडीराइजोबियम, जो कि ब्रैडीराइजोबियम की बाइंडिंग में हेल्प करेगा। राइका एडेशन इज अ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, ये एक ऐसा कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि बाइंडिंग में हेल्प करता है कैल्शियम कॉम्प्लेक्सेस की रूट हेयर सरफेस पे। अदर सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन कॉल्ड लैक्टिन्स, लैक्टिन्स जो होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग होते हैं, ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट बैक्टीरियम अटैचमेंट, जो कि प्लांट बैक्टीरियम अटैचमेंट में हेल्प करते हैं लैक्टिन्स। Initial penetration of rhizobium cells into the root hair is via the root tips। ऐसे initial penetration जो कि rhizobium cells करते हैं into root hairs is via root hair tip, वो root hair tips की मदद से root hair formation करते हैं maturation surface regions पे। Following binding, the root hair curls as a result of action of substances excreted by bacterium called node factor। node factor की मदद से penetration होती है जिसकी वजह से root hair formation होती है। The root hair curls as a result of action of substances excreted by bacteria। बैक्टीरिया जो होता है वो रूट नोड्यूल नोड फैक्टर की मदद से कर्लिंग करता है एंड द बैक्टीरिया enter the root hair and induces the formation by the plant of cellulosic tube। ठीक है, सेलुलोसिक ट्यूब की मदद से वो फॉर्मेशन करते हैं रूट नोड्यूल्स की, जिसे हम बोलते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। नोड्यूल्स के फॉर्म में अंदर जाने के लिए इन्फेक्शन थ्रेड की फॉर्मेशन करते हैं। वे स्प्रेड डाउन द रूट हेयर, रूट सेल्स एडजेसेंट टू द रूट हेयर्स subsequently become infected by rhizobia and node factors stimulate plant cell division eventually leading to formation of nodules। ठीक है, इससे नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाती है। अब बैक्टीरिया कैसे फॉर्म होते हैं, बैक्टीरियाइड्स फॉर्म होते हैं are specifically referred to swollen deformed rhizobium cell found in the root nodules। Bacterioids ऐसे specifically referred to the swollen deformed rhizobium होते हैं जो कि रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। रूट नोड्यूल्स के अंदर डेड सेल्स होते हैं बैक्टीरिया के जो कि प्रेजेंट होते हैं, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते भी हैं। ऐसे बात नहीं कि डैडी होते हैं, प्लांट भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं प्लांट्स में, सेल्स में, and are transferred into swollen, misshapen and branched forms called bacteroids
जो कि किसी की पर्टिकुलर शेप नहीं होती, ब्रांच होते हैं, स्वोलन होते हैं बैक्टीरियोइड्स, जिससे कि वो रूट पे जब फूल जाती है, छाले हो जाते हैं रूट्स पे। व्हेन द प्लांट डाइज, जब प्लांट डाई होता है तो जो नोड्यूल्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाती है और रिलीज करती है बैक्टीरिया को सॉइल में। द बैक्टीरियोइड फॉर्म आर इनकैपेबल ऑफ डिवीजन, जो बैक्टीरियोइड फॉर्म होते हैं वो कैपेबल नहीं होते डिवीजन के, वो डिवाइड नहीं कर पाते। बट देयर आर ऑलवेज अ स्मॉल नंबर ऑफ डोरमेंट रॉड शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स, और बट ऐसे स्मॉल नंबर ऑफ डोरमेंट रॉड शेप जो बेसिलस सेल्स होते हैं जो कि नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं लेकिन सॉइल के अंदर वो डिवाइड नहीं करते, लेकिन होते हैं रूट्स के नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट। दीज नाउ प्रोलिफरेट, वो अब डिवाइड करना शुरू करते हैं। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द डिटोरेटिंग नोड्यूल्स एज न्यूट्रिएंट्स, अब वो ऐसे प्रोडक्ट को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो अपने न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में रिलीज करते हैं। एंड द बैक्टीरिया कैन इनिशिएट द इन्फॉर्मेशन इन्फेक्शन इन अदर रोड्स और मेंटेन अ फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन द सॉइल, ठीक है। और फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस करते हैं इन द सॉइल में। लेक्टिन्स की अगर हम बात करें, प्लांट प्रोटीन विच स्पेसिफिकली बाइंड टू कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर्स पॉलीसैकेराइड इन द राइजोबियल सेल्स। प्लांट प्रोटीन्स की अगर हम बात करें वो स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के रिसेप्टर से, ठीक है। प्लांट प्रोटीन जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर से बाइंड करते हैं इन द राइजोबियल सेल्स। जो अगर हम जीन्स की बात करें, जो स्पेसिफिकली बाइंड डायरेक्ट करते हैं मतलब स्टेप्स को इन द नोड्यूल फॉर्मेशंस में राइजोबियम के स्ट्रेन से, उसे बोलते हैं नोड जीन्स। मैंने नोड मतलब नोड्यूल्स ही होते हैं। Many node genes from different rhizobium species are highly conserved, जो कि many node genes होते हैं वो rhizobium में species में highly conserved होते हैं and are borne on large plasmid called symplasmid। जो rhizobium species होती हैं वो conserved होती है, यानी कि अपने आप में सेफ होती है, सुरक्षित होती हैं। और क्या होती हैं ये लार्ज प्लाज्मिड्स होते हैं जो सर्कुलर सेमी ऑटोनमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए वो क्या करते हैं लार्ज प्लाज्मिड्स का कंबाइन करके सिम प्लाज्मिड, जिसे हम सिम्बायोटिक प्लाज्मिड्स बोलते हैं, वो बनाते हैं। इन एडिशन टू नोड जीन्स विच डायरेक्ट स्पेसिफिक नोडुलेशन इवेंट्स, सिम प्लाज्मिड कंटेन स्पेसिफिसिटी ग्रुप्स। सिम प्लाज्मिड के ऊपर स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं राइजोबियम स्ट्रेन को टू अ पर्टिकुलर होस्ट सेल। वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एक प्लांट के लिए एक स्पीसीज होती है, ठीक है। इंडीड क्रॉस इनोकुलेशन ग्रुप स्पेसिफिसिटी कैन बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस द स्पीसीज ऑफ राइजोबिया। जो क्रॉस इनोकुलेशन ग्रुप्स होते हैं स्पेसिफिसिटी कैन बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस द स्पीसीज ऑफ राइजोबिया बाय सिंपली ट्रांसफरिंग द रिस्पेक्टिव सिम प्लाज्मिड इन सिम प्लाज्मिड, ठीक है। इन सिम प्लाज्मिड ऑफ द राइजोबियम लेजुमिनोसेरियम बायोवार विसी, नोड जीन्स आर लोकेटेड बिटवीन द टू क्लस्टर ऑफ द जीन्स। जो नोड जीन्स होते हैं वो टू क्लस्टर ऑफ द जीन्स में प्रेजेंट होते हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन द एनआईएफ जीन्स। 10 नोड जीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द स्पीसीज। जो 10 नोड जीन्स होते हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं स्पीसीज में। द नोड एबीसी genes are involved in the production of oligosaccharides called node factor, which induce root hair kerning and trigger plant cell division, eventually leading to the formation of nodule, ठीक है। बस यही सब बता रखा है इसमें बार बार ना कि क्या होता है कैसे होता है। नोड जीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, नोड जीन्स आर द जीन्स डायरेक्ट स्पेसिफिक वन नोडुलेशन में हेल्प करते हैं बाय द स्टेन ऑफ राइजोबिया को नोड जीन। नोड जीन जो होते हैं बस यही सब बता रखा है। लार्ज प्लाज्मिड की तरह वो सिम्बायोटिक प्लाज्मिड्स फॉर्म करते हैं। नोड जीन्स जो होते हैं वो टू क्लस्टर ऑफ द जीन्स में प्रेजेंट होते हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन कॉल्ड एनआईएफ जीन। नोड जीन कंटेंट ऑफ 8 जीन, इनके बाद 8 जीन्स होते हैं। इस पूरे पैराग्राफ को इन्होंने ये 5 पॉइंट्स में बता रखा है, ठीक है। नोड ए बी सी डी ई एफ एल एम, ठीक है, ये अलग अलग नोड होते हैं। नोड डी कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ऑल नोड जीन्स, ठीक है। एनआईएफ जीन की बात करें तो ये जीन जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की फॉर्म में हेल्प करते हैं। तो एनआईएफ मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन, मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। ये देखो एनआईएफ मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो जीन्स होते हैं उसे हम बोलते हैं एनआईएफ जीन्स। ये 22 जीन्स होते हैं जो कि 7 to 8 क्लस्टर में वो होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। NIF, Q, B, A, L, F, M, Z, W, V, S, U, X, N, E, Y, T, K, D, H, J, इन सब में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इन सब फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। KDH जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये जो होते हैं कंट्रोल नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, बस हो गया वाओ आप तालियां हमारा हो गया। इतनी देर से आप भी थक गए होंगे, मैं भी थक गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग नोडुलेशन की अगर हम बात करें, टेम्परेचर और लाइट से अफेक्ट होती है नोडुलेशन। कंबाइंड नाइट्रोजन से अफेक्ट होती है नोडुलेशन। नोडुलेशन मतलब नोड्यूल फॉर्मेशन। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो टेम्परेचर और लाइट की मदद से। कंबाइंड से अफेक्ट होती है नाइट्रोजन से। हाइड्रोजन आयरन कंसनट्रेशन, मिनरल न्यूट्रिएंट जैसे कि कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, फास्फोरस, कैल्शियम। जेनेटिक फैक्टर्स जैसे कि हम बात करें जेनेटिकली होता है ना कि जो बैक्टीरिया होता है वो ठीक से स्पेसिफिकली होते हैं, तो स्पेसिफिक नोडुलेशंस पे होते हैं स्पेसिफिक स्पीसीज के लिए, तो वो उस पर अफेक्ट होती है।
इकोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं। इकोलॉजिकल फैक्टर्स की किससे एसोसिएशन आ रहे हैं वो, सैलिनिटी एंड एल्कलाइनिटी। सैलिनिटी मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन कितनी है और एल्कलिनिटी मतलब बेस कंसंट्रेशन कितनी है। तो तक हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। हम मिलेंगे इसकी नई वीडियो में एक नई उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।